जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग फरवरी 2023 के बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है वो सब ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि हमारे आने वाले एग्जाम्स में हमें कोई भी तकलीफ या परेशानी ना हो और बहुत ही आसानी से हम लोग सेल थ्रू कर जाएं। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस और उनके एनालिसिस पर। पहला क्वेश्चन है साथियों, विच रेगुलेशन इज यूज बाय आरबीआई टू डायरेक्ट एसबीएम बैंक इंडिया टू इमीडिएटली स्टॉप ऑल ट्रांजैक्शंस अंडर द स्कीम एलआरएस। एलआरएस आपको पता होगा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो आपको साथियों बताना है आरबीआई ने कौन सा एक्ट यूज किया है एसबीएम बैंक को एलआरएस स्कीम के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए, इमीडिएटली रोकने के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई एक्ट 1935, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1955 या आरबीआई एक्ट 1935 प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1935। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एलआरएस स्कीम जो रोकी गई है एसबीएम द्वारा, वो किस रेगुलेशन के द्वारा रोकी गई है। ठीक है, तो पहले लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम साथियों ये होती है, ये जान लेते हैं। जैसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम मतलब अगर आप विदेश जा रहे हैं या कोई विदेश गया है और उसको घर पैसा भेजना है, और या आपको यहाँ से भारत से किसी को पैसा भेजना है या आप विदेश जा रहे हैं, तो कुछ लिमिट होती है। ठीक है, शुरुआत जब हुई थी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की, तब इसकी जो लिमिट थी वो थी $25,000। ठीक है, तो मतलब $25,000 तक आप फ्रीली रेमिट कर सकते थे अपने करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए। अब करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो आप लोग को पता ही होगा। करेंट अकाउंट जनरली वो होता है जो रिकरिंग होते हैं, ठीक है, और कैपिटल जनरली वो होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें आप $2,500 तक फ्रीली रेमिट कर सकते थे, पर इसकी लिमिट बढ़ा के अब $2.5 लाख कर दी है। ठीक है, तो कोई भी इंसान यहाँ से जाएगा तो $2.5 लाख लेके जाएगा, $2.5 लाख तक लेके जा सकता है। ठीक है, और वहां से कोई भेज सकता है तो $2.5 लाख तक भेज सकता है। इसी को फ्रीली रेमिट, इस मतलब उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर उसके बाद आपको आरबीआई की और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपको पूरा टैक्सेशन से अपना बताना पड़ेगा कि कहाँ से आपकी अर्निंग है। पर इन सब $2.5 लाख तक आप फ्रीली रेमिट कर सकते हैं विदाउट एनी मतलब डॉक्यूमेंटेशन और एनी अदर थिंग। ठीक है, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ये होती है। तो आपको बताना है कौन से रेगुलेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो साथियों, इसका सही आंसर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। The RBI has issued a directive to SBM Bank India directing it to immediately stop all transactions under LRS until further orders in accordance with section 35A and 36 section A clause 1 of Banking Regulation Act 1949। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन 1949 का यूज किया गया है टू स्टॉप एसबीएम फ्रॉम ट्रांजैक्शंस अंडर एलआरएस स्कीम। ठीक है, एलआरएस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ये 2004 में लॉन्च हुई थी और इसकी इनिशियल सेलिंग थी साथियों, जो अभी हमने बताया, $25,000। ठीक है, $25,000 स्कीम थी, शुरुआत में इसकी इनिशियल सेलिंग थी। अब इसको बढ़ा के कर दी गई है $2.5 लाख। ठीक है, अब बढ़ा के क्या कितनी कर दी गई है, $2.5 लाख। द स्कीम अलाउज ऑल रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग माइनर टू फ्रीली रेमिट अप टू $250,000 फॉर ईच फिजिकल ईयर टू एनी परमिटेड करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है साथियों, आसान सी चीज़ थी। एलआरएस को आपको याद रखना है, ये कब लॉन्च हुई थी, 2004 में लॉन्च हुई थी। इसकी स्टार्टिंग सीलिंग क्या थी, $25,000, और अब क्या है, $250,000। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत ये चीज़ रोकी गई है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, एलआरएस स्कीम समझ में आई होगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट समझ में आया होगा, 1949 का यूज़ किया है, सेक्शन 35A का और 36 1 क्लॉज ए। ठीक है, और इसकी लिमिट्स भी समझ में आई होंगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ड्रॉ करता है, एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो आपको इसका बेस ईयर बताना है कि किस ईयर से ये
डिजिटल पेमेंट्स के जो पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो उनका बेस ईयर क्या है, ठीक है। बेस ईयर मतलब क्या बेस ईयर माना जाता है, उस बेस ईयर के मुताबिक मेजर करते हैं कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बढ़ा है या घटा है, ठीक है साथियों। तो आपको ये बताना है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो आरबीआई लॉन्च करता है उसका बेस ईयर क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं 2018, 2017, 2016 या 2015। बताइए साथियों, पता होगा ये आपको कि जो आरबीआई की डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ड्रॉ करता है उसके 5 पैरामीटर्स होते हैं। खैर अभी हम लोग ये देखेंगे, पर इसका आंसर जो है साथियों वो है 2018, ठीक है। 2018 अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ड्रॉ किया गया था या लॉन्च किया गया था या रिलीज किया गया था। तो उसमें बताया गया था कि आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उसकी जो इंक्रीज बाय 377.46, सितंबर 2022 का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की जो वो थी फिगर थी वो 377.46 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है साथियों, आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन पेमेंट्स across the country for September 2022 increased to 377.46 as against 349.30 in March 2022 and 304.6 in September 2021। तो आपको ये फिगर याद रखनी है, ठीक है। धारा 377 याद रखिएगा, ठीक है। 377, ठीक है। 377 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की फिगर है, ठीक है साथियों। On January 1st 2021 आरबीआई इंट्रोड्यूस आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो ये जो पेमेंट इंडेक्स था वो आया था 2021 में, पर इसका जो बेस ईयर था वो 2018 था, 2018 था, ठीक है। ऑन जनवरी 1 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू मेजर द ग्रोथ इन डिजिटल और कैशलेस ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द कंट्री। तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स की जो ग्रोथ है उनको मेजर करता है, ठीक है। तो फॉर द इंडेक्स द आरबीआई हैज सेट द बेस ईयर 2018, ठीक है। तो जो डीपीआई स्कोर है फॉर मार्च 2018 इज सेट टू बी 100, ठीक है। 100 के बेसिस पे मेजर करते हैं कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है। सिंस मार्च 2021 आरबीआई वाज पब्लिशिंग डीपीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑन सेमी एनुअल बेसिस विद अ लैग ऑफ 4 मंथ्स। ये याद रखिएगा, ठीक है। कितने कितने महीने का लैग होता है, 4 महीने का, ठीक है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट फरवरी में है, तो हम लोग सितंबर, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। फरवरी में आया, ठीक है। तो फरवरी में क्या आ रहा है, सितंबर का आ रहा है। तो देखिए 4 महीने का लैग हुआ ना, इसी की बात कर रहा है कि ये 4 महीने के लैग के बाद आता है, ठीक है। और सेमी एनुअल बेसिस पे होता है, ठीक है। सेमी एनुअल मतलब हर 6 महीने पे एक बार, ठीक है। सेमी एनुअल मतलब हर 6 महीने पे एक बार, ठीक है साथियों। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 1 सेकंड साथियों, 1 सेकंड बस। हाँ ठीक है, ठीक है साथियों। तो 2021 में लॉन्च हुआ विद बेस ईयर 2018, 2018 बेस ईयर है, 2021 में लॉन्च हुआ है। साल में 2 बार आता है सेमी एनुअल विद अ लैग ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं और सारी ही इसमें निहित हैं। इसके आगे आपको आरबीआई के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। अब इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे परखा जाता है कि जो पेमेंट है वो बढ़ा है कि घटा है, जो डिजिटल पेमेंट की जो इंडेक्स है वो बढ़ा है कि घटा है, ठीक है। क्या क्या इसमें पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। एक तो पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डिजिटल पेमेंट, ठीक है, डिजिटल पेमेंट के लिए पीसीएस का एग्ज़ाम दे, ठीक है। पीसीएस, पीसीएस आप लोग जानते होंगे ना, आईएएस पीसीएस वाला। तो पीसीएस का एग्ज़ाम दे, ये छोटी सी ट्रिक है आपको पैरामीटर्स याद कराने के लिए, ठीक है। तो पी से साथियों पेमेंट परफॉर्मेंस है, सी से कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है, एस से साथियों सप्लाई साइड फैक्टर है, फिर डी से डिमांड साइड फैक्टर है और ई से एनेबलर है, पेमेंट एनेबलर है, ठीक है। एनेबलर, डिमांड साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीसीएस का एग्जाम दे तब डिजिटल पेमेंट अच्छा होगा, ठीक है। फिर से एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2020, 1 सेकेंड, इसको ना सारा इरेज कर देते हैं ताकि
फिर से हम लोग चीज़ें लिख पाएँ एक बार यहाँ से। हाँ, तो 2021 में ये विजिबिलिटी कम है ना इसकी, तो हाँ ये विजिबिलिटी बढ़ा है। 2021 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। 2018 इसका बेस ईयर है, सॉरी 2018 बेस ईयर है। सेमी एनुअल है, मान लीजिए आधे आधे साल पे आता है ये, ठीक है। लैग कितना है, 4 महीने का लैग है, ठीक है, 4 मंथ लैग। और 5 पैरामीटर है, ठीक है, जो कि जिसकी ट्रिक है पीसीएस दे। ई से एनेबलर, पेमेंट एनेबलर, डी से डिमांड सप्लाई डिमांड साइड फैक्टर, एस से सप्लाई साइड फैक्टर, सी से कंज्यूमर सेंट्रिसिटी और पी से पेमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है साथियों। इस साल का क्या है, धारा 377, ठीक है। सितंबर 2022 का क्या है, धारा 377, मतलब जो वो है जो इंडेक्स का स्कोर है वो है 377.46, ठीक है साथियों। इससे ज़्यादा आपके डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है, चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ले और चाहे वन लाइनर फॉर्म में पूछ ले, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज़ द थीम ऑफ सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2023। तो जो सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन हुई है जिसका नाम है हार्बिंगर 2023, उसकी थीम क्या है। तो आपके ऑप्शन है इनोवेशन एंड डिजिटल सर्विसेज, इनोवेटिव डिजिटल सर्विसेज, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज या एक्सेसिबल डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। आपको हैकाथॉन पता ही होगा, ये एक्सरसाइज होती है एक तरीके की टेक्नोलॉजिकल एक्सरसाइज, जिसमें लोग टेक्नोलॉजी को और ईजी बनाने में, रिलायबल बनाने में, एक्सेसिबल बनाने में मदद करते हैं, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उसका टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसी को हैकाथॉन कहते हैं, ठीक है साथियों। तो ये आरबीआई द्वारा किया गया था हैकाथॉन हार्बिंगर 2023। तो आपको ये बताना है कि जो उसकी थीम थी वो क्या थीम थी। तो आपके ऑप्शंस आप लोग ने देख लिए और इसका सही आंसर है साथियों इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। तो आरबीआई ने लॉन्च किया था इट्स सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2023। आपको याद रखना है, पहले तो हार्बिंगर 2023 क्या है, ये आरबीआई का सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन है, सेकेंड है, फर्स्ट नहीं है साथियों, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। The hackathon is owned and sponsored by RBI and is hosted on Application Programming Interface Exchange Program, ठीक है। ये जरूरी बात नहीं है, इसको काट दीजिएगा, ये भी जरूरी बात नहीं है, इतनी सी जरूरी बात है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो पहला हैकाथॉन था वो किस नाम से था और उसकी क्या थीम थी, ठीक है। ये आप खुद भी देख लीजिएगा, आप खुद खुद के लिए एक होमवर्क है, क्योंकि आजकल आरबीआई की आदत हो गई है, या और बैंकिंग एग्जाम्स में वो थोड़ा सा पीछे जाके चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हार्बिंगर जो इस साल सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन है उसकी थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, अब हार से एच ए आर है ना यहाँ पे, मतलब है हर कोई, हर कोई कब कब होता है, जब इंक्लूसिव होता है, ठीक है। हर कोई मतलब इंक्लूसिव होगा, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब होता है हर कोई, समावेशी, ठीक है। जब सबका साथ हो, सबका विकास, जैसा हमारी सरकार कहती, केंद्रीय सरकार ना, सबका विकास सबका साथ सबका विकास, तो वैसे ही हर का मतलब क्या होता है, हर कोई का मतलब क्या होता है हर कोई का मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब होता है इंक्लूसिव, है ना, ऑल मतलब इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज सबके लिए, ठीक है, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज किसके लिए, हर किसी के लिए, हर से हार बिंगर, हर बिंगर, ठीक है, ये ग्लोबल हैकाथॉन है, हर बिंगर, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आराम से आपको थीम भी याद हो गई होगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच सेक्शन ऑफ पास एक्ट 2007 is used to give in principle approval to commence operations to payment aggregators, ठीक है। पास एक्ट कौन सा है एक्ट है साथियों, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। और पीए क्या है साथियों, पेमेंट एग्रीगेटर्स। पेमेंट एग्रीगेटर साथियों क्या होता है, एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। एक थर्ड प्लेटफॉर्म होता है, मतलब एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होता है। ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने कोई जूता खरीदा, मान लीजिए बाटा से जूता खरीदा, ठीक है, बाटा से जूता खरीदा, पर आप पैसे कैसे देंगे, मान लीजिए आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं,
तो आप SBI से पे कर रहे हैं, आपका जो बैंक है वो SBI है, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन जूता खरीदा, पर ऑनलाइन आप बाटा को तो पे नहीं कर देंगे। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से खरीदा, ठीक है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट से खरीदा आपने, फ्लिपकार्ट से खरीदा आपने, ठीक है। बाटा ने आपको जूता दिया, मतलब जूता, शूज़ दिए, मतलब जूता देना मतलब जूता दिया, और आपने SBI से पैसा दिया, ठीक है। पैसा कैसे दिया आपने, मान लीजिए पेटीएम यूज़ करके। तो जो ये पेटीएम है वो पेमेंट एग्रीगेटर है, जो थर्ड पार्टी होती है, विच फैसिलिटेट्स द ट्रांजैक्शन बिटवीन मर्चेंट एंड कंज्यूमर, ठीक है। मर्चेंट एंड कंज्यूमर के बीच में जो फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन पेमेंट, उनको पेमेंट एग्रीगेटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है, ये किस लेजिस्लेशन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। हर कोई चीज़ होती है वो कानून के मुताबिक होती है साथियों, कोई ना कोई लेजिस्लेशन पीछे काम कर रहा होता है। जैसे अभी हम लोग ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को रोकने की बात देखी थी ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत की गई थी, है ना। वैसे ही जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर्स जो होते हैं उनको ऑथराइजेशन चाहिए होता है RBI का टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर्स। मान लीजिए कोई ऐसा फ्रॉड ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर हो गया, तो उसमें कंज्यूमर्स की दिक्कत होती है, कंज्यूमर्स के पैसे फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए RBI जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है पहले ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो वही बताना है आपको, वो कौन सा सेक्शन यूज किया जाता है टू गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू कमेंस ऑपरेशंस टू पेमेंट एग्रीगेटर्स। देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर फिर भी आपको सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। एक एक चीज़ जो आपके एग्जाम में आ सकती है या आने वाली है या आई हुई है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। भले इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आ नहीं सकते, ठीक है। और ये सब चीज़ें होती हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक बार पता चल गया कि कौन सा सेक्शन यूज़ होगा, आपको याद हो गया कौन सा आपको इसमें जाके रिसर्च करनी है कि पॉलिसी फॉर्म करनी है, ठीक है साथियों। तो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे बहुत ही आसानी से आपको ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो साथियों बताना है आपको किस सेक्शन के इस्तेमाल से पास एक्ट यूज़ करते हुए ऑपरेशंस करने का अप्रूवल मिला है पेमेंट एग्रीगेटर्स को। आपके ऑप्शन है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या सेक्शन 7। तो साथियों इसका सही आंसर है सेक्शन 7, ठीक है। सेक्शन 7 जो है उसको यूज़ किया जाता है टू ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है। RBI ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 32 एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स, 90 न्यू पेमेंट एग्रीगेटर्स टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स, ठीक है। इसी से पहले 2020 और 2021 में RBI ने इशू किया था अपनी गाइडलाइंस ऑन रेगुलेशन एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवेज, and instructed the existing online non-bank PAs to apply to RBI for seeking authorization to act as online payment aggregators under Payment and Settlement System Act 2007, ठीक है। तो इसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया था बाई September 30, 2022, ठीक है। साथियों सितंबर में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कितना था, धारा 377, मतलब 377.46 ना। यहाँ से हम लोग को डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वाला याद हो गया चीज़, ठीक है। और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स साथियों 2021 में लॉन्च हुई थी, 2018 में बेस ईयर था उसका। साल में 2 बार आती है, 4 मंथ का लैग रहता है, और PCS दे उसकी ट्रिक है, ठीक है। PCS दे उसकी ट्रिक है, एक है डिमांड साइड फैक्टर, एक है सप्लाई साइड फैक्टर, एक है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, एक है पेमेंट एनेबलर, और एक पी से आप बताइएगा क्या है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, द न्यू प्रिंसिपल पेमेंट एग्रीगेटर्स दैट रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल आर नॉट अलाउड टू कमेंस ऑपरेशंस अंटिल दे आर ग्रांटेड ऑथराइजेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2017, ठीक है साथियों। इतनी सी बात थी, आपको बस इतना सा जानना था। ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं, बस आप एक बार पढ़ सकते हैं, पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है, ये वाला पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर एक्ट नहीं कर सकता है एज पेमेंट एग्रीगेटर अनलेस इट गेट्स ऑथराइजेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ पास एक्ट, ठीक है साथियों। देखिए हमने सारे कलर इस पे यूज कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कोड हैज बीन मैंडेटेड फॉर विच कोड हैज बीन मैंडेटेड फॉर NEFT एंड RTGS। तो किस कोड को मैंडेट किया गया है टू ऑपरेट
NEFT एंड RTGS, आपको पता है NEFT या RTGS क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस कोड को मैंडेट के दिया गया है या किया गया है। तो आपके ऑप्शन है FCRA एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FRBM कोड, सॉरी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कोड, IBC कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, या GST कोड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एंड कोड, ठीक है। खैर चलिए, यहाँ दिया हुआ है तो इसका आंसर है FCRA कोड, ठीक है। FCRA कोड जो है उनको मैंडेट किया गया है टू यूज NEFT एंड RTGS। तो RBI इंट्रोड्यूस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कोड इन NEFT, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेम वर इशूड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2 रेड विद सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। It will be effective from March 15, 2023. The changes mandate the member banks participating in payment systems to modify their core banking solutions to capture the requisite details while forwarding the foreign donations through NEFT and RTGS to SBI, ठीक है। तो FCRA कोड जानते हैं साथियों क्या होता है, इसका हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि जैसे कोई भी फॉरेन फंडिंग होती है, कोई एनजीओ है, मान लीजिए कोई एनजीओ है कोई जेड एनजीओ है, मान लीजिए एक्स एनजीओ है, वो यूनाइटेड स्टेट से पैसा उठाता है अपने काम के लिए, ठीक है। यूएस में कोई बैंक है, कोई पॉलिटिकल एंटिटी है, कोई भी है, मान लीजिए एंटिटी बी, ठीक है, बी, वो इनको पैसा देता है कि ठीक है, हम आपकी पॉलिसीज, हम आपके एम से संतुष्ट है। मान लीजिए एक्स किस में काम करता है, फॉर एफॉरेस्टेशन एरिया में काम करता है, मतलब पेड़ लगाने का काम करता है, इकोलॉजिकल रिलेटेड काम करता है, ठीक है। तो बी कोई पॉलिटिकल एंटिटी है या कोई कॉरपोरेट एंटिटी है, वो बहुत इस काम से खुश है और इस पर अपना पैसा देना चाहती है, ताकि उनकी जो एक चीज़ होती है ना, कॉरपोरेट सोशल लेंडिंग, सॉरी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ठीक है। तो उसके पूरा करने के लिए वो चाहती है कि इसको एक्स को पैसा दे, तो जो पैसा भेजेंगी वो NEFT या RTGS के ही थ्रू होगा, ठीक है, ताकि इससे पता चलेगा एनजीओ के बारे में उनकी रिक्विजिट डिटेल्स। क्योंकि IB मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसमें एक विंग है IB विंग, इंटरनल ब्यूरो, ठीक है, सॉरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB विंग। तो उन्होंने बताया था कि कई एनजीओ हैं वो भारत के संप्रभुता के खिलाफ काम कर रही हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द इंटीग्रिटी ऑफ एंड सैंक्टिटी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए NET और FTG RTGS मैंडेट कर दिया गया है, ताकि उनकी रिक्विजिट डिटेल्स उनको पता रहे, ठीक है। तो जो भी फॉरेन डोनेशंस होंगे वो थ्रू NEFT और RTGS होंगे टू SBI, ठीक है साथियों। अब देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। ओरिजिनेटिंग बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट 2 मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ NEFT RTGS सिस्टम while remitting foreign donations to Foreign Contribution Regulation Act to SBI, ठीक है। Operating banks are also required to pass on detail relating to transaction without legal entity identifier details and transaction without LEI details as a part of standard to रेमिटर इन्फॉर्मेशन इन NEFT एंड RTGS। खैर ये मतलब का नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि FCRA जो है उसके अंतर्गत जो भी फॉरेन डोनेशंस होंगे वो NEFT और RTGS की मैंडेट में आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी फॉरेन डोनेशन होगा वो NEFT और RTGS के मैंडेट में आएगा, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो था वो 1976 में आया था और 2010 में अमेंडमेंट हुआ था इसका, ठीक है साथियों। आप एक बार चाहे तो अपने तरफ से एंड से अपने एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस इसका यही काम होता है, ये फॉरेन फंडिंग को रोकता है या उसको रेगुलेट करता है, ताकि जो फॉरेन फंडिंग है, जो फॉरेन डोनेशन आ रहे हैं, वो इंडिया का अहित ना करे, वो इंडिया के अगेंस्ट कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे इंडिया की पीस, हार्मनी या इंटेग्रिटी या सैंक्टिटी डिस्ट्रॉय हो, ठीक है साथियों। तो बस इतना ही न्यूज़ थी इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये इजी क्वेश्चन है आपके लिए। सेबी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट ऑफ ब्लू एंड येलो बॉन्ड्स। व्हाट डज येलो बॉन्ड पर्टेन टू? तो येलो बॉन्ड किस चीज़ के लिए होगा? ये तो कॉमन सेंस का है, ये तो आप पढ़े ना हो तब भी आप बता ले जाएंगे। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या वेव एनर्जी, ठीक है साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है येलो, से आप जानते हैं ये सनलाइट होती है, मतलब सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर है सोलर एनर्जी। SEBI notifies stronger framework for green bonds, introduces concept of blue and yellow bonds, ठीक है। SEBI जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है अपना इंडिया का, has strengthened the green bond framework for blue
and yellow bonds as new modes of sustainable finance. These bonds are subcategories of green debt securities, with blue bonds pertaining to water management and marine sector and yellow bonds pertaining to solar energy. ठीक है, तो येलो बॉन्ड किसके लिए है? सोलर एनर्जी के लिए है। ब्लू बॉन्ड किसके लिए है? वाटर मैनेजमेंट और मरीन सेक्टर के लिए। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लीजिए, अच्छी लगी थी हमको तो हमने यहाँ पे थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दिया था। ग्रीन वॉशिंग जो एक टर्म है, पूछ सकते हैं ना आपसे, ग्रीन वॉशिंग। इट इज डिस्क्राइब एज द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्टिंग प्रोसीड्स फ्रॉम ग्रीन बॉन्ड्स टू प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज विद लेसर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमने ग्रीन बॉन्ड जारी किया, मान लीजिए कोई बैंक है, उसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया, ग्रीन बॉन्ड जारी किया कि हम इतने पेड़ लगाएंगे, इतने बीच साफ करेंगे, ठीक है, और इतने लोगों को गैस सिलेंडर देंगे ताकि चिमनी ना हो और धुआं हुआ ना हो, इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे। ठीक है, ये उनकी मैंडेट थी ग्रीन बॉन्ड की। ठीक है, अब उन्होंने पैसा रेस के लिए मान लीजिए 100 रुपये, 100 रुपये उनने रेस कर लिया ग्रीन बॉन्ड इनके नाम पे। 10 रुपये का फॉरेस्टेशन, 10 रुपये का पेड़ लगाएंगे, 10 रुपये की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, 10 रुपये का बीच साफ करवाएंगे, और 10 रुपये का क्या था साथियों? क्या था और? अच्छा ठीक है, पॉलीथीन, मान लीजिए सफाई करेंगे पॉलीथीन की। ठीक है, ठीक है, उन्होंने 100 रुपये रेस कर लिया। पर क्या किया उन्होंने? ये 100 रुपये इन सबको क्या ना करके अब इन्होंने क्या किया? सिर्फ ये काम किया कि 2 जगह जाके सोलर एनर्जी लगवा दी। ठीक है, मान लीजिए सोलर पंप लगवा दिए 2 जगह, 2 किसानों के यहाँ सोलर पंप लगवा दिए। ठीक है, इसका बेनिफिट है पर इससे लेसर बेनिफिट है ना, तो इसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। इट्स द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्टिंग प्रोसीड्स, जो 100 रुपये था वो सिर्फ किस काम में यूज हुआ? सोलर पंप लगाने में। ठीक है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्टिंग प्रोसीड्स फ्रॉम ग्रीन बॉन्ड्स टू प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज विद लेसर इन्वायरमेंटल बेनिफिट। ठीक है, तो लेसर इन्वायरमेंटल बेनिफिट कोई दे वो वाला काम करना, इसके बजाय कि जिस काम के लिए प्रोसीड्स को रेस किया गया था या जो पैसे को रेस किया गया था उसी को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। येलो बॉन्ड ब्लू बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, येलो बॉन्ड क्या है साथियों? सोलर एनर्जी से है, और ब्लू बॉन्ड है वाटर मैनेजमेंट और मरीन सेक्टर से। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये बताना है आपको XBRL जो फॉर्मेट है ये किससे रिलेटेड है? XBRL फॉर्मेट इज रिलेटेड टू फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्रॉस्पेक्टस या ऑडिटरी फ्रेमवर्क। आपको बताना है ये कि ये जो फॉर्मेट है ये किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शन बात हो ही गई है, FPO, IPO, प्रॉस्पेक्टस या ऑडिटरी फ्रेमवर्क। तो साथियों सही आंसर इसका है IPO। ठीक है, IPO। SEBI introduces issue summary document for filing IPO papers in XBRL format। XBRL format क्या है? Extensible Business Reporting Language, यहाँ पे दिया हुआ है। It is a language for electronic communication of business and financial data which is used worldwide for business reporting. It is useful in preparation, analysis and communication of business information। तो XBRL जो है वो IPO के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, IPO के लिए यूज किया जाएगा, तो आपको याद रखना है ये फॉर्मेट IPO में यूज होगा। SEBI introduced the issue summary document for filing papers pertaining to IPO and for further issue of securities in XBRL format to make available relevant information at stock exchanges and depositories in a structured manner। ठीक है, SEBI plans to rule out ISD in a phased manner starting from March 1st 2023। तो ISD हटा के, समरी डॉक्यूमेंट हटा के अब XBRL फॉर्मेट यूज होगा। ठीक है, ये क्या है? ये बिजनेस लैंग्वेज है टू इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट द बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो XBRL फॉर्मेट किसका है? IPO की है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्स $130 मिलियन लोन फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। तो $130 मिलियन किस इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया है हिमाचल प्रदेश को फॉर हॉर्टिकल्चरल सेक्टर। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल सेक्टर हिमाचल प्रदेश में बढ़ाने के लिए $130 मिलियन का लोन किस बैंक ने दिया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB या वर्ल्ड बैंक। तो साथियों उसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $130 million loan for horticulture sector in Himachal Pradesh under Himachal Pradesh Subtropical Horticulture Irrigation and Value Addition Project to boost agriculture production, promote horticulture agriculture business and increase farmer income। तो आपको याद रखना है कि ADB ने हॉर्टिकल्चर के लिए लोन दिया है। किसने दिया है? ADB ने। ADB जो है आपको पता ही होगा, अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ट्रिक अब तक पता ही चल गई होगी कि जो मैन अदब से रहेगा उसको फल मिलेगा, है ना। जो मैन अदब से रहेगा उसको क्या मिलेगा? फल। ठीक है, अदब से रहेगा मतलब, अदब मतलब ADB बैंक, मैन मतलब मनीला हेडक्वार्टर इसका। ठीक है, उसको फल मिलेगा, फल मतलब फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस मतलब कंट्री, सिटी मनीला, और अदब से ADB मतलब ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आपको याद रखना है अदब से हॉर्टिकल्चर होगा। ठीक है, अदब से हॉर्टिकल्चर होगा। ठीक है, अदब से हॉर्टिकल्चर होगा। कैसे होगा हॉर्टिकल्चर? अदब से, अदब मतलब ADB। ठीक है, कहाँ से होगा? H से हॉर्टिकल्चर, H से हिमाचल प्रदेश। वैसे तो हरियाणा भी है, लेकिन आपको याद रखना है कि अदब से हॉर्टिकल्चर कहाँ होगा? हिमाचल में। ठीक है, अदब से एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कहाँ होगा? हिमाचल में। और अदब का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अदब से जो भी मैन रहेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, फल से फिलीपींस, मैन से मनीला, और अदब से ADB। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आराम से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते फिरते कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक ग्लोबल फिनटेक है एसेंडा। तो उन्होंने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है किस बैंक के साथ? टू पावर इट्स इनोवेटिव न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। ठीक है, न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को पावर करने के लिए एसेंडा ने किस बैंक के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है? आपका क्वेश्चन यही है। एसेंडा अनाउंसेस पार्टनरशिप विद विच बैंक टू पावर इट्स इनोवेटिव न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। तो आपकी ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या येस बैंक। साथियों इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक। ठीक है, तो ग्लोबल फिनटेक एसेंडा अनाउंसेस पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक टू पावर इट्स इनोवेटिव न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। जो एक्सिस बैंक है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, हैज पार्टनर्ड विद एसेंडा सिंगापुर टू पावर इट्स क्रिएटिव न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, द एक्सिस बैंक पॉइंट्स माइल्स ट्रांसफर प्रोग्राम। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, एसेंडा के साथ किसने किया है? एक्सिस ने। ठीक है, एसेंड मतलब होता है ऊपर चढ़ना। ठीक है, एसेंड मतलब होता है ना ऊपर चढ़ना। ऊपर आप कब चढ़ेंगे? जब आपके पास एक्सेस होगी अंदर जाने की, तब तो ऊपर चढ़ पाएंगे। एक्सेस। ठीक है, आप याद रखिएगा एक्सेस ऐसे। ठीक है, एसेंड कब करेंगे? जब एक्सेस होगा। ठीक है, तो एसेंडा ने एक्सिस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है टू पावर इट्स रिवॉर्ड प्रोग्राम। ठीक है, एसेंड कब करेंगे? एसेंडा कब करेंगे? एक्सिस बैंक। ठीक है, आपको ये भी नहीं याद हो रहा है तो ए से एक्सेंडा और ए से एक्सिस। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए से एसेंडा और ए से एक्सिस। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये आप जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप याद रखेंगे एसेंड मतलब ऊपर जाना, ऊपर तभी आप जाएंगे जब आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, किसी बिल्डिंग में आप ऊपर तभी पहुंच पाएंगे ना जब एंट्री मिलेगी आपको। एसेंड कभी तभी कर पाएंगे किसी बिल्डिंग में जब आप बिल्डिंग में एंट्री एक्सेस पाएंगे। ठीक है, एक्सेस होगी तभी एसेंड होगा। ठीक है, तो बस आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI इन कोलैबोरेशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो किस कंपनी या किस पेमेंट एग्रीगेटर ने अभी रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI इंट्रोड्यूस किया है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है पे नाउ,
एयरटेल पेमेंट बैंक, जी पे या गूगल पे या पेटीएम। आपके ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर है पेटीएम। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने, सॉरी क्रिकेट कर देता ना, पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई, allowing users to link their RuPay credit cards to UPI infrastructure. The partnership will allow RuPay credit card holders to use UPI service to pay for goods and services both online और offline। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है पेटीएम पे। ठीक है, पेटीएम पे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, पेटीएम करो। ठीक है, रुपे क्रेडिट कार्ड कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है? पेटीएम पे। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, ध्यान रखिएगा पेटीएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद यूरोपियन बैंक BNP पैरिबस टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूरोपियन एंटरप्राइजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक साइंड विद यूरोपियन बैंक, जिसका नाम है BNP पैरिबस, टू मूव द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूरोपियन एंटरप्राइजेस। तो आपके ऑप्शन हैं HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक। एक्सिस बैंक में अभी हम लोग ने क्या देखा था? एसेंडा, है ना। एसेंड कब करेंगे? जब आपको एक्सेस होगा। ठीक है, एसेंड तब करेंगे जब आपको एक्सेस होगा। ठीक है, तो HDFC बैंक है आपका ऑप्शन, KM बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक। साथियों इसका सही आंसर है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक साइंड MOU विद यूरोपियन बैंक PNB पैरिबस टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूरोपियन एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड यूरोपियन कंपनीज इन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ICICI बैंक ने BNP पैरिबस के साथ समझौता किया है। कैसे याद रखेंगे? यूरोपियन कंपनीज, आप ई से होती है यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, ई के बाद कौन सा वॉवेल आता है? आई। ठीक है, तो आपको याद रखना ICICI, IDBI नहीं है, IDFC नहीं है। ठीक है, ICICI है, बड़ा बैंक है, यूरोपियन यूनियन का पूरा ध्यान देना है। ठीक है, EU भी देखिए, EU को ध्यान देना है ना, यूरोपियन यूनियन को केटर करना है, तो ई भी वॉवेल है, यू भी वॉवेल है, उसके बाद आई वॉवेल है। ठीक है, आई वॉवेल है। ठीक है, ऐसे आप लिंक करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का ध्यान रखने के लिए ICICI बैंक ने समझौता किया है BNP पैरिबस के साथ। ये तो आप जानते होंगे, तो यूरोपियन बैंक है। ठीक है, BNP पैरिबस के साथ। ठीक है, BNP पैरिबस के साथ। ठीक है, ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, ICICI ने, आई के बाद क्या आता है? अरे आई के पहले क्या आता है? ई, और एक और क्या वोवल है? यू। ओ भी है पर यू है, तो EU को ध्यान देने के लिए ICICI EU पे ध्यान देने के लिए, EU में जो एंटरप्राइजेज हैं, इंडियन और यूरोपियन कंपनीज जो एंटरप्राइजेज हैं, वो उनको ध्यान देने के लिए ICICI बैंक ने समझौता किया है किसके साथ? BNP पैरिबस के साथ। ठीक है, BNP पैरिबस के साथ। आप याद रखेंगे IB। ठीक है, IB, ICICI बी से BNP पैरिबस, और आई वॉवेल से क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे कि EU को ये केटर करेगा। ठीक है, सारी डायमेंशन हम लोग ने कवर हो गया, चाहे किधर से भी घुमा के पूछे आप आराम से बता लेंगे। ठीक है साथियों, आपसे पूछेगा BNP पैरिबस और ICICI के बीच जो समझौता हुआ है वो क्या केटर, वो किस किस मार्केट को केटर करेगा? तो आप जानते हैं आई के बाद, आई के पहले वॉवेल आता है ई, और एक और वॉवेल आता है यू, तो यूरोपियन यूनियन के जो एंटरप्राइजेज हैं उनको केटर करेगा। ठीक है साथियों, आपसे पूछेंगे ICICI ने किस यूरोपियन एंटिटी के साथ साइन किया है टू लुक आफ्टर यूरोपियन एंटरप्राइजेस? तो आई बी BNP पैरिबस, बी से BNP पैरिबस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कोलैबोरेट टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स अमंग यूथ इन इंश्योरेंस सेक्टर? ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में यूथ की स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है या बूस्ट किया है, अरे सॉरी कोलैबोरेट किया है? तो आपके ऑप्शन है आदित्य बिरला इंश्योरेंस, ICICI लाइफ, HDFC लाइफ
या LIC लाइफ। तो ये ऑप्शन है, आपको बताना है सही आंसर। अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों आदित्य बिरला इंश्योरेंस, गलत सोच रहे हैं। और अगर आप LIC लाइफ सोच रहे हैं तो भी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो सही आंसर है साथियों वो है HDFC लाइफ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड HDFC लाइफ कोलैबोरेट टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स अमंग यूथ इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो बस ये याद रखना है आपको कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो NSDC के साथ टाई अप किया गया है वो HDFC बैंक के साथ किया गया है। ठीक है साथियों, किसके साथ किया गया है? HDFC बैंक के साथ किया गया है। तो आपको याद रखना है कि HD वीडियोस में आप जो भी HD मतलब हाई डेफिनेशन पे जो भी वीडियोस बनाएंगे उनको इंश्योर करना ज़रूरी है ना। ठीक है, HD वीडियोस बनाएंगे उनको इंश्योर करना ज़रूरी है, उनका इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। तो आप ऐसे लिंक करेंगे इसको कि HD वीडियो को बनाने के लिए जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए, ठीक है, HD वीडियोस बनाने के लिए आपको पहले तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए, और HD वीडियोस को इंश्योर करने के लिए NSDC से कोलैबोरेशन किया है। ये तो याद ही होगा कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो यही पूछा जाएगा आपको कौन सा बैंक यूज़ कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप याद रखेंगे HD। क्या इंश्योर करना है, किस चीज़ का इंश्योरेंस करना है? HD वीडियोस का। किस चीज़ में? एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में। ठीक है, ठीक है साथियों, आराम से आपको याद हो गया होगा। HD वीडियोस क्या करना है? इंश्योरेंस करना है उसका। ठीक है, इसके लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बूस्ट डेवलप करनी है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कर्नाटका बैंक साइंड को लैंडिंग पार्टनरशिप विद विच एंटिटी टू गिव इम्पेटस टू MSME सेगमेंट इन इंडिया। इम्पेटस मतलब बूस्ट। ठीक है, बूस्ट। MSME सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए कर्नाटका बैंक ने किसके साथ को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन अप किया है? ठीक है, MSME सेगमेंट आप जानते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, MSME मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये आया था 2006 में, इसका एक्ट आया था 2006 में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कर्नाटका बैंक ने किसके साथ को लेंडिंग पार्टनरशिप की है टू गिव बूस्ट टू MSME सेगमेंट इन इंडिया। तो आपकी ऑप्शन है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ या पैसालो डिजिटल। तो पहले तो आप HDFC लाइफ देखते ही आप याद करेंगे कि HD वीडियोस को क्या करना है? इंश्योरेंस करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए, उसके लिए किसके साथ हुआ है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता हुआ है HDFC बैंक का। ठीक है, तो हमारा एक चीज़ यहाँ पे पुरानी जो पुराना क्वेश्चन था यहाँ से कवर हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है साथियों पैसालो डिजिटल लिमिटेड। तो a co-lending agreement has been signed between कर्नाटका बैंक एंड पैसालो डिजिटल, जो कि एक NBFC है रजिस्टर्ड विद RBI। दिस अरेंजमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंक्लूजन टू स्मॉल इनकम सेगमेंट एंड गिव इम्पेटस टू MSME सेगमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि मी को पैसा मी को पैसा करना है। ठीक है, मेरे को पैसा करना है। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, मेरे को पैसा करना है। मेरे को मतलब MSME, पैसा मतलब पैसा डिजिटल, करना है मतलब कर्नाटका बैंक। ठीक है, तीनों डायमेंशन आपसे यहाँ कवर हो गया। अगर आपसे बोलेंगे कि पैसा लो डिजिटल ने किसके साथ को लेंडिंग पार्टनरशिप की है, तो पैसा क्या करना है? आपको करना है तो कर्नाटका बैंक। ठीक है, कर्नाटका बैंक। आपको ये पूछेगा कि पैसा लो और कर्नाटका बैंक ने किसके साथ किस चीज़ के लिए को लेंडिंग, किसको बूस्ट करने के लिए को लेंडिंग पार्टनरशिप की है, तो आप याद रखेंगे कर्नाटका। करना है पैसा किसको? मेरे को। मेरे को मतलब MSME सेगमेंट, मेरे को। ठीक है साथियों, ये अच्छी ट्रिक थी करंट अफेयर की। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। जितनी भी सारी ट्रिक्स बताई जा रही वो आपके करंट अफेयर को मजबूत करने के लिए बताई जा रही हैं। ठीक है साथियों, इसका कोई काम नहीं है ज़िंदगी में, बस आपको इसको याद करके आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आप इसमें आप परेशान मत होइएगा कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या सिर्फ रट्टा मरवा रहे हैं या कुछ भी है। साथियों बस यही काम है हम लोग का कि वहाँ जाके आइडेंटिफाई करना और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना। ठीक है,
जिन्हें बहुत रिसर्च करनी थी, जिनका कंसेप्चुअल स्ट्रांग होना था, वो सब पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको भी वैसा आपका रुझान भी कॉन्सेप्ट की तरफ है, थोड़ा सा रिसर्च की तरफ है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे कोई ऐसा चीज़ है कि जहाँ हमको लगे कि कॉन्सेप्ट बताना है, तो वहाँ हम कॉन्सेप्ट बता देंगे। जैसे अभी FCRA में बता दिया था कि ये फॉरेन डोनेशन से रिलेटेड रेगुलेशन है। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें आपको भी अपने एंड से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ क्या रखेंगे, करना है क्या, मेरे को पैसा, मेरे को पैसा। तो पैसा लो डिजिटल लिमिटेड और कर्नाटका बैंक ने MSME बूस्ट करने के लिए को लेंडिंग पार्टनरशिप की है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए साथियों, MSME लोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टनर्स फॉर MSME लोन्स। अब यहाँ पे MSME लोन देने की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पे भी को लेंडिंग की बात ही हुई थी, यहाँ पे भी MSME लोन देने की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। वहाँ पे क्या हुआ था, पैसा लो प्लस कर्नाटका बैंक। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है किससे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो आपके ऑप्शन है मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज, या टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो साथियों इसका सही आंसर है मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर MSME लोन्स, इन्होंने साइन किया है को लेंडिंग एग्रीमेंट फॉर लेंडिंग टू MSME एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 एंटिटीज देखी जिन्होंने किया है को लेंडिंग पार्टनरशिप। अब आप CBI और मनी वाइज कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है CBI जो है, हमारी जो एजेंसी है CBI, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है CBI, वो पैसे जो करप्शन करते हैं उनके पीछे जाती है ना। करप्शन किसका होता है, मनी का होता है। ठीक है, तो मनी वाइज CBI किसके पीछे जाती है, मनी वाइज। CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। CBI किसके पीछे जाती है, मनी के पीछे जाती है, जो लोग मनी से करप्शन किए। अब कोई इकोनॉमी से रिलेटेड बात नहीं करता है CBI, रेवेन्यू से रिलेटेड बात नहीं करता है, या टैक्सेशन रिलेटेड बात नहीं करता है। ठीक है, किससे रिलेटेड बात करता है, सिर्फ फाइनेंशियल मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज से बात करता है। ठीक है, तो CBI किसके पीछे होती है, मनी के पीछे होती है, तो मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो CBI जो है वो किसके मनी के पीछे है, मेरे मनी के पीछे है। जैसे हम लोग ने देखा था ना पीछे अभी कि मेरे को पैसा करना है। ठीक है, मेरे को पैसा करना है, पैसा लो डिजिटल कर्नाटका बैंक, ये 3 चीज़ थी वहाँ पे। और CBI मनी के पीछे भागती है किसके, मेरे मनी के। ठीक है, मेरे से आप याद रखेंगे MERE से मेरे, ME से MSME। ठीक है, ये छोटी सी एक और ट्रिक है करंट अफेयर की आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, तो CBI किसकी मनी के पीछे है, मेरे मनी के पीछे। तो CBI और मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ने को लेंडिंग पार्टनरशिप की है, किसके लिए, MSME लोन्स के लिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ADB से रिलेटेड। तो ADB के पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अदब से क्या करना है, हॉर्टिकल्चर करना है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, H से हॉर्टिकल्चर, और H से ही क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के लिए ADB ने फंड्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों, ADB प्रपोजेज अप टू हाउ मच मनी टू सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो इंडिया की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को सपोर्ट करने के लिए ADB ने कितना पैसा प्रपोज किया है, या कितना फंड प्रपोज किया है। तो आपके ऑप्शन है $25 बिलियन, $35 बिलियन, $45 बिलियन, या $55 बिलियन। तो साथियों इसका सही आंसर है $25 बिलियन। ठीक है, $25 बिलियन। वैसे तो रकम जो बोली गई है वो $20 to $25 बिलियन है, लेकिन अपर लिमिट जो है वो $25 बिलियन है। तो हम लोग $25 बिलियन को मानेंगे। ठीक है, तो ADB प्रपोजेज अप टू $25 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। ठीक है, अब ये जो ADB है इनके प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा। इन्होंने कमिट किया है टू प्रोवाइड $20 बिलियन to $25 बिलियन रिसोर्सेज ओवर 5 years टू एडवांस इंडियाज एस्पिरेशंस फॉर फास्ट इंक्लूसिव एंड ग्रीन ग्रोथ। तो अब
बस याद रखिएगा $25 बिलियन कहाँ से आएंगे, अदब से आएंगे, ठीक है। अदब में रहेंगे तो क्या होगा साथियों, अभी हम लोग ने बात की थी इस ट्वीट की करंट अफेयर से रिलेटेड कि एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है साथियों, मनीला फिलीपींस में है। जो मैन अदब से रहेगा उसको अच्छा फल मिलेगा। आशा करते हैं आपको वो भी याद होगा और यहाँ पे भी आपने समझ लिया होगा कि एडीबी जो है वो $25 बिलियन देगा इंडिया की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ होंगी उनको अदब से पूरा किया जाएगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़, जो इंडिया की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड किसने लोन दिया है, तो आपको बताना होगा एडीबी है वो, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच बैंक हैज इशूड अ वर्क ऑर्डर टू रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड 4G LTE कनेक्टिविटी टू एटीएम। तो 4G कनेक्टिविटी टू एटीएम प्रोवाइड करवाने के लिए रेलटेल ने किसके साथ वर्क ऑर्डर लिया है, किस बैंक का वर्क ऑर्डर लिया है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या साथियों याद करेंगे हम लोग सीबीआई। सीबीआई क्या करती है, किसके पीछे जाती है, मनी के पीछे। किसके मनी के पीछे, मेरे मनी के पीछे, ठीक है। तो सीबीआई और मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ने एमएसएमई सेक्टर को को लेंडिंग पार्टनरशिप के लिए साइन अप किया है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं जल्दी से, तब तक आप लोग क्वेश्चन का आंसर सोचिए, ठीक है साथियों। अब तक आप लोग सोच चुके होंगे, ध्यान में होगा, नहीं होगा तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है और कोई नहीं, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड वर्क ऑर्डर टू रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो कि रेलटेल है, टू प्रोवाइड 4G LTE कनेक्टिविटी टू 15,000 ऑफ साइट ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स ATMs डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे, सभी एटीएम में 4G कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। सभी एटीएम में, सभी से क्या मतलब है, एसबीआई, ठीक है। एस छोटा सा ए लिख दीजिए ऐसे ट्वीक बनाने के लिए करंट अफेयर में। तो सभी के लिए, सभी एटीएम में 4G कनेक्टिविटी कौन देगा, रेलटेल देगा, ठीक है, रेल देगा। अरे रेल मतलब RAIL, रेल देगा, ठीक है, रेल देगा, ठीक है, रेलटेल देगा, ठीक है। सभी एटीएम में 4G कनेक्टिविटी कौन देगा, रेल देगा। अब ऐसे याद रखिए ना, सभी से एसबीआई, एटीएम से एटीएम आप याद ही कर रहे हैं, और रेलटेल, ठीक है। ऐसे लिंक करके आप पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग ने देखा था कि जो यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपियन यूनियन में एंटरप्राइजेस है वो किसके लिए, उनके सहूलियत के लिए कौन से बैंक ने साइन अप किया है, तो ई के बाद कौन सा वोवल आता है, आई, ठीक है, आई। इसने किसके साथ किया है, बी के साथ, BNP पैरिबस के साथ, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे तो आप बहुत चीज़ें लिंक कर लेंगे, और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, जो लोग कहते हैं ना कि हम याद नहीं कर पाते, वैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप याद करेंगे तो दिमाग में छोटे छोटे ना अपने स्टोरेज ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो स्टोर करते हैं चीज़ों को। तो अब ढेर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अरे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दी और आप बोल रहे हैं कि हम लोग को चीज़ें याद नहीं रहती, कैसे नहीं याद रहती, क्या बात करते हैं, ठीक है साथियों। तो ऐसे याद करेंगे तो बिल्कुल ही याद होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी सिटीज आर चूजन बाय RBI टू लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। तो RBI ने कितनी सिटीज को चूज किया है टू यूज एज QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, मतलब जहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट रन होंगे फॉर QR कोड कॉइन वेंडिंग मशीन। तो ये कॉइन वेंडिंग मशीन क्या करेगी, कॉइन वेंड करेगी, ठीक है। तो कितनी सिटीज को RBI ने चूज किया है, आपका क्वेश्चन यही है। तो आपके ऑप्शन हैं 11, 12, 13 या 14। 11 सिटीज, 12 सिटीज, 13 सिटीज या 14 सिटीज, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है 12 सिटीज, 12 सिटीज, ठीक है। तो RBI इज प्लानिंग टू लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट फॉर QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, ठीक है, इन 12 cities. These machines will dispense coins against debit to customers account using UPI instead of physical tendering of bank notes, ठीक है। अब जैसे 20 का कॉइन आ गया है, 10 का कॉइन आ गया है, तो ये जो कॉइन बेस्ड वेंडिंग मशीन है तो ये कॉइन वेंड्स करेंगे, ठीक है। दिस विल एनहांस द ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू coins. Based on the learning from pilot, guidelines will be issued to banks to promote distribution of coins using these machines, ठीक है। और 12 सिटीज यूज की जाएंगी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, जो कॉइन है
वो बार बार निकलेगा, जो कॉइन वेंडिंग मशीन है वो बार बार निकलेगा, ठीक है। बार बार मतलब 12 सिटीज, ठीक है। बार बार मतलब बार बार कहाँ निकलेगा, 12 सिटीज, बार बार 12 सिटीज, ठीक है। बार बार मतलब 12, ठीक है, 12, ठीक है। वैसे याद कर लेंगे, ठीक है। ये एक और ट्वीक है करंट अफेयर का, ठीक है। 12 सिटीज, ठीक है, 12 सिटीज। कैसे याद रखेंगे, बार बार कॉइन बेस्ड जो वेंडिंग मशीन, जो क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन है, बार बार कॉइन वेंड करेगी। बार बार मतलब 12 बार करेगी, मतलब 12 सिटीज चूज की गई हैं, ठीक है। आसान था साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच बैंक टॉप्स लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स लोन फॉर थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2023। तो जो कौन सा बैंक है जिसने टॉप किया है इन लोन ग्रोथ फॉर थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2023? तो आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, यूको बैंक, ये बैंक के मिसिंग है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताइए साथियों। अरे यहाँ पे आपके सामने आंसर आई है, चलिए देख लेते हैं फिर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसने टॉप किया है इन लोन ग्रोथ, ठीक है। एज पर एनालिसिस ऑफ लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, महाराष्ट्र पुणे बेस्ड महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ परसेंटेज फॉर थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2023, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एग्जाम देंगे तो आपसे थर्ड क्वार्टर का ही कुछ डेटा पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कौन सबसे ज़्यादा लोन दे रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लोन ग्रोथ हुई है, ठीक है। राष्ट्र में लोन की ग्रोथ हुई है, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे, राष्ट्र में लोन की ग्रोथ हुई है, ठीक है। राष्ट्र में लोन की ग्रोथ हुई है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है, राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो लीड कर रहा है थर्ड क्वार्टर में इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ, ठीक है। कितनी लोन ग्रोथ हुई है, 21.67% इन ग्रॉस एडवांसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज फॉलोड बाय यूनियन बैंक विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 19.80 इन एडवांसेस, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद कौन सा है, यूनियन बैंक है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फिर यूनियन बैंक है, ठीक है साथियों। कैसे याद रखेंगे ये करंट अफेयर, राष्ट्र में सबसे ज्यादा लोन ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लोन की ग्रोथ कहाँ हो रही है, राष्ट्र में हो रही है, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट फिनटेक ऐप टू ऑफर यूपीआई पेमेंट्स थ्रू रुपए क्रेडिट कार्ड। तो कौन सा फिनटेक ऐप है जो ऑफर करेगा यूपीआई पेमेंट्स थ्रू रुपए क्रेडिट कार्ड, ठीक है। आपको बताना है रुपए क्रेडिट कार्ड यूज करके यूपीआई पेमेंट का जो ऑप्शन है वो कौन सा फिनटेक ऐप दे रहा है। तो आपके ऑप्शन है पेटीएम, जीपे, पेपैल या मोबीक्विक। तो साथियों इसका सही आंसर है मोबीक्विक, ठीक है। आप रुपए क्रेडिट कार्ड से क्विकली यूपीआई कर सकते हैं। क्विक यूपीआई के लिए ऐसे याद रखेंगे, क्विक यूपीआई के लिए मोबीक्विक, ठीक है। क्विक यूपीआई कहाँ, किससे, रुपए क्रेडिट कार्ड से। अगर आपको रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई करना है तो क्विक करना होगा, ठीक है। क्विक मतलब मोबीक्विक, ठीक है। मोबीक्विक बिकम्स फर्स्ट फिनटेक ऐप टू ऑफर यूपीआई पेमेंट्स थ्रू रुपी क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। मोबीक्विक जो पेमेंट ऐप है हैज बिकम फर्स्ट फिनटेक ऐप इन इंडिया टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, ठीक है। NPCI has allowed MobiKwik to offer its customers the facility to make UPI payments through रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, रुपए क्रेडिट कार्ड से अगर यूपीआई करेंगे तो क्विक होगा ना। रुपए क्रेडिट कार्ड से, एक मिनट इरेज कर देते हैं जल्दी से। रुपए क्रेडिट कार्ड से अगर आप यूपीआई, रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई करेंगे तो बहुत क्विक होगा, ठीक है। क्विक होगा इसलिए मोबीक्विक, ठीक है। और उल्टा कैसे याद रखेंगे, क्विक अगर यूपीआई करना है तो रुपए क्रेडिट कार्ड यूज करना होगा, ठीक है। ऐसे भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ से अगर कहीं से ही पूछा जाए किसी भी डायमेंशन से तो आप आराम से बता सकेंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स का पायलट प्रोग्राम ऑफलाइन पे किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक या आईडीबीआई बैंक,
ठीक है। तो ICICI बैंक दिख रहा है साथियों, पहले तो आप इससे याद कर लेंगे कि आई के बाद क्या आता है, आई से रिलेटेड वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ई हैं और यू हैं। तो आई जो है ICICI बैंक जो है वो EU एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगा। कैसे, आई से क्या था, IB, ठीक है। तो BNP पैरेबस से समझौता किया है ना, याद होगा आपको, आशा करते हैं ये वाला करंट अफेयर। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं अब साथियों एक और कौन सा बैंक दिख रहा है हमको, HDFC। तो अभी हम लोग ने क्या देखा था कि HD वीडियोस का क्या होगा साथियों, इंश्योरेंस होगा, HD वीडियोस का इंश्योरेंस होगा। ठीक है, HD वीडियोस का इंश्योरेंस होगा, इसके लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए होंगी और NSDC के साथ समझौता किया गया। ठीक है, हम लोग ने पुराना करंट अफेयर ऐसे रिवाइज कर लिया, दोनों हम लोग ने करंट अफेयर रिवाइज कर लिए। अब इसका आंसर साथियों बताइए, सही आंसर क्या होगा, ऑफलाइन पे प्रोग्राम, ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स। साथियों इसका सही आंसर है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक जो है वो लॉन्चेस ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो it has established a pilot program called Offline Pay to test offline digital payments for customers and merchants as part of RBI regulatory sandbox scheme. ठीक है, RBI HDFC Bank is the industry's first bank to provide an entirely offline digital payment services। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कौन ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम शुरू किया है, HDFC बैंक। कैसे याद रखेंगे आप कि HD वीडियोस आप क्या कहाँ नहीं देख सकते, ऑनलाइन ही देख सकते हैं, ऑफलाइन नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऑफलाइन से आप याद रखेंगे ऑफलाइन पेमेंट। ठीक है, HD वीडियोस, हाई डेफिनेशन वीडियोस जो हैं वो आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं ना, ऑफलाइन तो देखेंगे नहीं। तो आप ऐसे याद रखेंगे HDFC ने ऑफलाइन सर्विसेज लॉन्च की है। ठीक है साथियों, आराम से वाला करंट अफेयर आपका रिवाइज हो गया। अगर आपसे पूछेगा ऑफलाइन HDFC ने कौन सा ऐसा पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आप याद रखेंगे HD वीडियोस कब नहीं देखी जा सकती, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं देखी जा सकती, ऑफलाइन ऑनलाइन देखी जा सकती, ऑफलाइन नहीं। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जहाँ जहाँ होगा वो HDFC शुरू किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट रिटेलर टू बिगिन एक्सेप्टिंग डिजिटल रुपी फॉर सेल्स। तो सेल्स के लिए डिजिटल रुपी एक्सेप्ट करने वाला पहला रिटेलर कौन बना है, आपका क्वेश्चन ये है। आपके ऑप्शंस हैं सेल्स फोर्स, रिलायंस रिटेल, महिंद्रा फाइनेंस या रिलैक्सो रिटेल। ठीक है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है रिलायंस रिटेल। ठीक है, रिलायंस रिटेल जो बना है, पहला बना है रिटेलर टू बिगिन एक्सेप्टिंग डिजिटल रुपी फॉर सेल्स। डिजिटल रुपी आप जान ही रहे, जो अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आई है CBDC, वो उस डिजिटल रुपी की बात हो रही है। ठीक है, तो रिलायंस रिटेल बिकम्स फर्स्ट रिटेलर टू बिगिन एक्सेप्टिंग डिजिटल रुपी फॉर सेल्स। ठीक है, in India to accept RBI created blockchain based central bank digital currency payment। ठीक है, फ्रेश पिक पे, उसकी गवर्नमेंट फूड स्टोर है फ्रेश पिक, रिलायंस की फ्रेश पिक है, वहां पे CBDC एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, ऑल रिलायंस रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया विल ग्रेजुअली एक्सेप्ट डिजिटल रुपी पेमेंट्स। तो सेल्स के लिए अब सब डिजिटल रुपी पे ही रिलाई करेंगे ना, डिजिटल रुपी पे। ये ट्वीक है साथियों करंट अफेयर के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिजिटल रुपी पे रिलाई करेंगे, रिलाई करेंगे मतलब रिलायंस, रिलाई, ये रिलाई, ये रिलाई हो गया। ठीक है, RELY, तो रिलाय से आप याद रखेंगे रिलायंस। तो सेल्स के लिए सब लोग किस पे रिलाय करेंगे, आप डिजिटल रुपी पे। जब से RBI ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकाली है, डिजिटल रुपी निकाला है, तब से सारे रिटेलर्स किस पे रिलाय करेंगे साथियों, डिजिटल रुपी पे। ठीक है, मतलब रिलायंस रिटेलर पहला बना है ऐसा जो एक्सेप्ट करेगा डिजिटल रुपी फॉर सेल्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्विक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस इंडस्ट्रीज फर्स्ट एसेट रिपोजिशन मॉड्यूल फॉर बैंक्स एंड NBFCs। तो इंडस्ट्री का पहला एसेट रिपोजिशन मॉड्यूल बैंक्स और NBFC के लिए किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है मोबी फाइनेंस, फिनैकल, फिनटिकल या मोबीक्यूल। तो साथियों इसका सही आंसर है मोबीक्यूल। ठीक है, मोबीक्यूल लॉन्चेस इंडस्ट्रीज फर्स्ट एसेट रिपोजिशन मॉड्यूल फॉर बैंक्स एंड NBFCs। ठीक है, और ये मुंबई बेस्ड है, मतलब महाराष्ट्र बेस्ड है।
ठीक है। दिस विल रिवोल्यूशनाइज एसेट रिपोजिशन सोल्यूशन, अ component of its debt collection and recovery product, and it is a comprehensive solution that maps all the complex processes involved in repossession of an asset। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है रिपोजेशन क्या करना है, मोबिक्यूल। ठीक है, रिपोजेस क्या करना है, मोबिक्यूल। ठीक है, इसको तो आपको रट्टा मारना है, इसकी कोई ट्वीक नहीं मिल पाई है साथियों। ठीक है, मोबिक्यूल आपको याद करना है, रिपोजेशन मॉड्यूल है। क्या है, रिपोजेशन मॉड्यूल क्या है, मोबिक्यूल। रिपोजेस क्या है, मोबिक्यूल। रिपोजेस मॉड्यूल है। ठीक है, रिपोजेशन मॉड्यूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस बिज खाता, मतलब बिजनेस खाता, फॉर स्मॉल बिजनेस एंड मर्चेंट पार्टनर्स। ठीक है, स्मॉल बिजनेस और मर्चेंट पार्टनर्स के लिए बिज खाता किसने लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक या बंधन पेमेंट बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने बिज खाता लॉन्च किया है फॉर स्मॉल बिजनेस एंड मर्चेंट पार्टनर्स। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्चेस बिज खाता फॉर स्मॉल बिजनेस एंड मर्चेंट पार्टनर्स विद अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस एंड इंस्टेंट एक्टिवेशन फॉर स्मॉल मर्चेंट्स एंड बिजनेस पार्टनर्स इन इंडिया। तो कैसे याद रखेंगे, बिज खाता है ना, बिज खाता, बिज के जस्ट पहले क्या आएगा साथियों, ए से आप याद रखेंगे एयरटेल। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या लॉन्च किया, तो आप क्या याद रखेंगे, ए के बाद आता है बी, तो बी से आता है बिज खाता। आपके सामने ये सब ऑप्शंस रहेंगे, बस आपको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, आपको याद नहीं करना है। ठीक है, इसलिए ये ट्वीक्स काम करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है साथियों, तो ये सारे करंट अफेयर्स आपको ऐसे ही डील करने हैं। आपको ऐसे नहीं बस कि बस पढ़ के जाना है, तीन तीन चार चार पाँच पाँच बार रटे पड़े, बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आप कोशिश करिए दो तीन से ज़्यादा बार आपको करंट अफेयर्स ना पढ़ना पड़े, क्योंकि और चीज़ें हैं डील करने के लिए। करंट अफेयर्स तो हलवा चीज़ है, बाकी क्वांट है, रीजनिंग है, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, इसमें आपको मतलब लेवरेज लेना है या इसमें एज लेना है। ठीक है, तो ये तो आसानी सी चीज़ है, इसमें आपको 2 से 3 बार पढ़ के बस आप देने चले जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ G20 थीम क्यूआर कोड। G20 थीम की क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला कौन सा ये फिनटेक ऐप है? ठीक है, आपको ये बताना है। टू सेलिब्रेट इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ इंटर गवर्नमेंटल फोरम। तो आपको पता होगा इंडिया इस समय G20 होल्ड कर रहा है। ठीक है, G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया होल्ड कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया ने होल्ड की थी, है ना, इससे पहले इंडोनेशिया ने होल्ड की थी। इसके बाद कौन होल्ड करेगा, आप हमको कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के लिए, पेटीएम, जीपे, ओपन या मोबिक्विक। तो साथियों इसका सही आंसर है पेटीएम। ठीक है, पेटीएम ने G20 थीम्ड क्यूआर कोड निकाला है। ठीक है, वन नेशन 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड which is also known as Paytm launched a G20 theme QR code to celebrate India's presidency of Intergovernmental Forum and India's leadership in mobile payments। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुआ था, ड्यूरिंग डिजिटल पेमेंट उत्सव कैंपेन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, द स्पेशल कॉमोमरेटिव क्यूआर कोड इंक्लूड्स डीजी धन मिशन लोगो फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी along with the logos of G20 in 2023 and 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आपको याद रखना है पेटीएम ने जो क्यूआर कोड बनाया है वो G20 थीम्ड है। ठीक है, पेटीएम ने G20 थीम्ड क्यूआर कोड बनाया है। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है एकदम, एक ही बार में याद हो जाएगा आपको, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। G2 पेटीएम है, आपको बस याद रखना है पेटीएम में। ठीक है, G20 थीम्ड क्यूआर कोड बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच बैंक लॉन्च न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश। ठीक है, ये एफडी स्कीम है विद 7.6% इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है एफडी स्कीम, न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश जिसका नाम है, विद 7.6 इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है SBI, HDFC, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा या BOB। साथियों इसका सही आंसर है हमारा अपना SBI। ठीक है, तो SBI ने नया टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है विद 7.6 इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो आपको याद रखना, अभी हम लोग ने SBI से क्या पढ़ा था साथियों,
सभी एटीएम में 4G कनेक्टिविटी मिलेगी ना, 4G कनेक्टिविटी मिलेगी। कौन देगा? रेल देगा, रेलटेल। ठीक है। एचडी से हम लोग ने क्या पढ़ा था साथियों? एक तो आप एचडी को ऑफलाइन नहीं देख सकते, तो ऑफलाइन पेमेंट ये प्रमोट करेगा। और एचडी वीडियोस को आपको इंश्योर करना होगा अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल से। तो इंश्योरेंस के सेक्टर में एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो देगा वो एचडीएफसी बैंक प्लस एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन देगा। तो हम लोग ने ये देख लिया था। अब यहाँ ही पे आप जोड़ लीजिएगा, सभी को अमृत कलश चाहिए। ठीक है, सभी को, सभी एटीएम में 4G कनेक्टिविटी, वैसे ही सभी को अमृत कलश चाहिए। ठीक है, सभी को अमृत कलश चाहिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, ये करंट अफेयर आपको पसंद आ रहा होगा थ्रू आउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, सभी को अमृत कलश चाहिए। सभी, सभी से मतलब क्या है? SABI, सभी मतलब क्या है? SBI। ठीक है, तो SBI लॉन्च किया है अमृत कलश टर्म डिपॉजिट स्कीम। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच बैंक बिकम्स फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू एनेबल लिंकिंग ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। ठीक है, किस बैंक ने, कौन सा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसने अपना रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक कर दिया है यूपीआई के साथ? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक से रिलेटेड है, आपको याद रखना होगा। तो आपके ऑप्शन है IDFC बैंक, नेक्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बंधन बैंक, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों एक्सिस बैंक। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। एक्सिस बैंक से साथियों क्या याद आएगा? कब आप एक्सेस करेंगे? मान लीजिए एक्सेस कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एसेंड करेंगे। तो एसेंडा और एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है ना, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, अब आपको इसका सही आंसर बताना है। HDFC को याद कर देख के क्या याद आएगा? HD की वीडियोस इंश्योरेंस करनी है, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में एंटरप्रेन्योर स्किल्स। और HD ऑफलाइन नहीं चलेगी, तो ऑफलाइन पेमेंट, ठीक है, ऑफलाइन पे प्रमोट करेगा। और इसका भी आंसर है साथियों HDFC बैंक। ठीक है, इसका भी आंसर है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक बिकम्स फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू एनेबल लिंकिंग ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। ठीक है, विद भीम ऐप ऑल्सो एंड अदर यूपीआई एनेबल्ड एप्स फॉर सेफ एंड सिक्योर पेमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, HDFC जो है उसने रुपए और यूपीआई को लिंक कर दिया है। ठीक है, रुपए और यूपीआई को लिंक कर दिया है। तो आप याद रखेंगे, एचडी वीडियोस देखना है तो आपका रुपए लिंक होना चाहिए यूपीआई से। एचडी वीडियोस देखने के लिए क्या करना है? रुपए लिंक होना चाहिए यूपीआई से। ठीक है, रुपए लिंक होगा यूपीआई से, तभी आप एचडी वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है साथियों, आराम से ट्रिक है, अच्छी सी करंट अफेयर्स की, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं और सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस करते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रेज्ड 25,000, अरे बाप रे, 25,000 करोड़ बाय इशूइंग इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली प्लेस्ड 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। प्राइवेटली प्लेस्ड मतलब क्या होता है? कुछ ही लोगों के सामने प्लेस किया जाता है खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे IPO होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो किसी पूरी पब्लिक के लिए होता है। कोई भी उसमें एलिजिबल जो भी है, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर प्राइवेटली प्लेस्ड में क्या होता है? कुछ ही सीमित लोगों को ये ऑफर दिया जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेस्ड 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड से कौन से बैंक ने 25,000 करोड़ रेज कर लिए हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो साथियों ICICI से आपको याद होगा कि ये EU के एंटरप्राइज को देखेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और BNP पेरिपस के साथ इसने समझौता किया है ना, ये चीज़ हो गई। HDFC से क्या है साथियों? इंश्योरेंस स्किल में एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरियल स्किल देगा, ऑफलाइन पे होंगे। और साथियों क्या होगा? और अभी हम लोग ने पीछे क्या पढ़ा था, एक चीज़ और, याद नहीं आ रहा अभी, एकदम से दिमाग से निकल गया। खैर चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो साथियों इसका आंसर भी है HDFC बैंक। ठीक है, इसका आंसर भी HDFC बैंक है। ठीक है,
तो HDFC raised 25,000 crore via issue of corporate bonds by issuing India's largest privately placed 10-year corporate bonds at a coupon rate of 7.9% on private placement basis। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है HD वीडियोस बनाने के लिए बहुत पैसा लगेगा ना, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड बना है। ठीक है, HD वीडियोस बनाने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड प्लेस किया गया है 10 साल का, तो इसमें 25,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, बस आप ऐसे ही लिंक करके पढ़ेंगे, ये अलग करंट अफेयर। ठीक है, वैसे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा 25,000 करोड़ का किसने किया, HDFC ने रेज किया है थ्रू प्राइवेटली प्लेस 10-year कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कितने साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड है, 10 साल का। कितना रेज किया है, 25,000 करोड़। ठीक है, 25,000 करोड़। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितना कूपन इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, 7.9% है वैसे तो, लेकिन पूछना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बहुत ही डिटेल में पूछ लिया या बहुत ही अतरंगी से कुछ पूछने लग गया तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 92 बिट्स रिसीव की गई थी, इतना करोड़ हुआ था, रिटेन 55 बिट्स रिटेन की गई थी। ये सब पूछने के लिए तो कुछ भी अतरंगी पूछ सकता है, पर लॉजिकल चीज़ें ये हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड का टेन्योर पूछ लेगा और क्वांटम पूछ लेगा जितना रेस किया है, और या तो पूछ लेगा ऑब्वियसली किसने रेस किया है। ठीक है, तो HDFC ने किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, तो उसका नाम पूछा गया है आपके क्वेश्चन में। तो आपके ऑप्शन है महाबैंक नक्षत्र, महाबैंक मेघ, महाबैंक नवीन या महाबैंक सम्यक। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। दोस्तों अभी हम लोग ने क्या देखा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, तो राष्ट्र में लोन की ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी ना, राष्ट्र में लोन की ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में सबसे ज़्यादा लोन की ग्रोथ किस में थी, राष्ट्र में, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तो अपना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया है, उसका नाम क्या है। तो साथियों सही नाम है महाबैंक नक्षत्र। ठीक है, महाबैंक नक्षत्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज लॉन्च्ड इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर महाबैंक नक्षत्र to improve the performance of cloud capabilities of bank's digital infrastructure and hosting applications. Mahabank Nakshatra will strengthen asset monitoring mechanism via predictive machine learning model. ठीक है, also mobile app named Arjun was launched by the bank to provide a snapshot of stressed asset portfolio to bank staff and feet on street. ठीक है, 40। ठीक है, खैर आपको ये याद रखना है कि जो महाबैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नाम है नक्षत्र। ठीक है, जैसे हम लोग वो निकालते हैं ना, नक्षत्र देख के मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त में ही पूजा होती है, तो वैसे ही इन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका नाम नक्षत्र रखा है। ठीक है, नक्षत्र, ना कि मेघ, ना कि नवीन, ना कि सम्यक, ये सब गलत है। सही क्या है, नक्षत्र। ठीक है, याद रखिएगा, नक्षत्र। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये इजी क्वेश्चन है साथियों, आप जरूर जानते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस लॉन्च इंडियाज फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। तो इनमें से किस स्टॉक एक्सचेंज ने इंडिया का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया है। तो आपके ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज या कानपुर स्टॉक एक्सचेंज। तो साथियों इसका सही आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट एवर म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, नेमिंग निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है, इट हैज़ अ बेस डेट ऑफ जनवरी 2021 एंड अ बेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़। ठीक है, बेस वैल्यू से याद आया, बेस ईयर से याद आया, हम लोग बेस ईयर किस में और देखते हैं, RBI के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में। ठीक है, DPI की बात कर लेते हैं, DPI। ठीक है, तो ये 2021 में ये भी लॉन्च हुआ, 18 इसकी बेस ईयर था, और बेस वैल्यू जो थी वो थी 100। ठीक है, बाई एनुअल है, मतलब 2 बार साल में आता है, और 4 मंथ के लैग पे आता है ना साथियों, 4 मंथ के लैग पे आता है। इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके पैरामीटर्स 5 पैरामीटर्स हैं जो किस ट्रिक से जाते हैं, PCS दे, PCS दे,
तो ये है पेमेंट एनेबलर, ये है डिमांड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, और ये है पेमेंट एक्सेस, है ना। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के। और सितंबर में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, स्कोर क्या था, धारा 377, तो 377 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ से सारा डीपीआई का अपना चिट्ठा कवर कर लिया पूरा। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप लोग एक बार से फिर पढ़ लीजिए कि म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स कब कब जारी हुआ, उसकी बेस वैल्यू क्या है और बेस डेट क्या है। ठीक है, तो बेस डेट साथियों January 1, 2021 है, ध्यान रखिएगा, पूछेंगे। ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आजकल ज़रूर पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको फ्लू से कर देते हैं ताकि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रहे खासा। January 1, 2021 और बेस वैल्यू है 1000। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निकाला है निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये पूरा करंट अफेयर सही लगा होगा, और अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंटीग्रेटेड इट्स मोबाइल एप्लीकेशन भीम SBI पे। तो पता ही चल गया आपको कि ये SBI होगा इसका आंसर। विद UPA पे नाउ लिंकेज टू फैसिलिटेट फंड ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो भीम SBI पे है उसको इंटीग्रेट कर दिया है पे नाउ के साथ। पे नाउ कौन सा है, सिंगापुर का है। ठीक है, तो अगर आपको तुरंत कोई पे नाउ कर देगा, कोई पैसा आपको तुरंत दे देगा, नाउ दे देगा, तुरंत कर देगा, तो आप गाना गाने लगेंगे ना, सिंगापुर सिंग करने लगेंगे। तो ये सिंगापुर का है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ये सिंगापुर का है। ठीक है, कोई आपको पेमेंट पे नाउ कर देगा तो सिंग करेंगे ना, तो ऐसे सिंगापुर आप याद करिएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पेटीएम है ना, वैसे इनके यहाँ पे नाउ है। जैसे हमारे यहाँ UPI है, वैसे इनके यहाँ पे नाउ है। अ नियर इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय एसोसिएशन ऑफ बैंक्स इन सिंगापुर। ठीक है, पे नाउ है इनका। ठीक है साथियों, पे नाउ इनका है, सिंगापुर का है। ठीक है, तो SBI ने अपने भीम ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है पे नाउ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी ने इंटीग्रेट कर दिया है अपना, क्योंकि सबको पे नाउ चाहिए, तुरंत पैसे चाहिए ना, तो सभी ने इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, और हम लोग ने सभी से क्या देखा था, SBI से क्या देखा था, सभी को तो पहले अमृत कलश चाहिए, मतलब ये टर्म डिपॉजिट स्कीम थी, अमृत कलश, और सभी ATMs में 4G कनेक्टिविटी हो गया, है ना। ये हम लोग ने दो चीज़ें और SBI के लिए देखी थी, और यहाँ हम लोग ने देखा सभी लोग अपना जो UPI है वो लिंक कर रहे हैं पे नाउ सिंगापुर के साथ। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारे ट्रिक्स पता चल गए हैं, और सारी जो पुरानी न्यूज़ है वो भी कवर कर ली है हम लोग ने, और करंट न्यूज़ भी कवर कर लिया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, RBB शिप चार्टरिंग बिकम्स फर्स्ट शिप लीजिंग ऑपरेटर एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सिटी इन गिफ्ट सिटी। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, विच नेशन डज इट बिलोंग टू। तो RBB शिप के चार्टरिंग जो है वो किस नेशन की है, किस देश की है, आपको ये बताना है। अभी IFSCA के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर करंट अफेयर उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार एग्जाम दिया जाएगा, तो थोड़ा सा एग्जाम ईजी रखने की संभावना है। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये RBB शिप चार्टरिंग है, ये किस देश की कंपनी है। आपके ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, USA या ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों ये सिंगापुर की कंपनी है। ठीक है, ये सिंगापुर की कंपनी है। सिंगापुर RBB शिप चार्टरिंग बिकम्स फर्स्ट शिप लीजिंग ऑपरेटर एट IFSC इन गिफ्ट सिटी। बस आपको इतना याद रखना है, जो सिंगापुर की RBB शिप है, शिप चार्टरिंग है, वो उसने ऑपरेटर बिकम फर्स्ट शिप लीजिंग ऑपरेटर एट IFSC इन गिफ्ट सिटी। ठीक है साथियों, बस इतना ध्यान दीजिएगा। और सिंगापुर से हम लोग ने क्या देखा था, कब आप सिंक करेंगे, कब आप सिंक करेंगे, जब पे नाउ होगा, मतलब पेमेंट नाउ होगा, तुरंत होगा। ठीक है, पे नाउ होगा। ठीक है, नाउ पेमेंट होगा तब आप सिंक करेंगे। ठीक है, और किसने अपने भीम से लिंक कर दिया है, सभी ने, सभी मतलब SBI ने। ठीक है साथियों, सारा चीज़ हम लोग ने पीछे से भी कवर कर लिया, और यहाँ करेंट्स का भी कवर हो गया। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड एज इंडियाज फर्स्ट पेमेंट गेटवे प्लेयर टू प्रोसेस CBDC
ट्रांजैक्शंस फॉर ऑनलाइन रिटेल मर्चेंट्स, ठीक है। तो पहला ऐसा कौन सा पेमेंट गेटवे बन गया है जो प्रोसेस करेगा सीबीडीसी को फॉर ऑनलाइन रिटेल परचेज। अभी आप लोगों ने देखा था सेल्स के लिए डिजिटल रूपी पर रिलाई करना है ना, डिजिटल रूपी पर रिलाई करना है। तो सेल्स में डिजिटल रूपी एक्सेप्ट करने वाला रिलायंस रिटेल नंबर 1 बना था, ठीक है। फ्रेश पिक उसकी गौरमे की उसकी आउटलेट है, ठीक है। ये हम लोग का कवर हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है पेमेंट गेटवे कौन सा ऐसा पहला है। ये तो रिटेल प्लेयर है, रिलायंस जो है रिटेल प्लेयर है, पर पेमेंट गेटवे कौन सा है जो प्रोसेस करेगा सीबीडीसी या डिजिटल रूपी ट्रांजैक्शंस फॉर ऑनलाइन रिटेल मर्चेंट्स। तो आपके ऑप्शन है पार्क एवेन्यू, क्रेडिट एंड कैश, पैसा लो डिजिटल या सीसी एवेन्यू। पैसा लो डिजिटल से साथियों याद आया होगा, पैसा करना है मेरे को, करना मतलब कर्नाटका बैंक, किसके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर के लिए। और एक चीज क्या चीज थी साथियों, किसमें को लेंडिंग पार्टनरशिप हुई थी, मेरे मनी के पीछे है कौन, सीबीआई, मेरे मनी के पीछे है सीबीआई। तो मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी, सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी को लेंडिंग पार्टनरशिप की थी फॉर एमएसएमई लोन्स, ठीक है साथियों। तो हम लोग ने पुराना करंट अफेयर भी देख लिया और अब हम करंट का आंसर देखेंगे। तब तक हम इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस हो जाए और हम लोग आराम से सारा एनालिसिस या जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कर पाए। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है सीसी एवेन्यू, ठीक है। सीसी एवेन्यू पहला पेमेंट गेटवे है which has emerged as India's first payment gateway player to process CBDC for online retail merchants, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों क्योंकि पहला भी बात हो रही है ना फर्स्ट पेमेंट गेटवे की, जैसे फर्स्ट रिटेल की बात हुई थी वैसे फर्स्ट पेमेंट गेटवे की बात है। तो आप याद रखेंगे सी से सेंट्रल बैंक डिजिटल रूपी, ठीक है। सी से सीबीडीसी और सी से सीसी एवेन्यू, ठीक है। आप ऐसे ध्यान देंगे, ठीक है। सीबीडीसी मतलब डिजिटल रूपी, अगर सीबीडीसी पूछा गया पेमेंट गेटवे तो सीसी एवेन्यू, डिजिटल रूपी पूछा गया तो डी से पहले जस्ट क्या आता है सी, तब भी सीसी एवेन्यू, ठीक है। ऐसे ध्यान देंगे आप सीसी एवेन्यू, ये एक ट्रिक है करंट अफेयर की, ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। बहुत ही आसानी से आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई भी डायमेंशन नहीं है जो पूछा जा सके, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक and which institution partners to launch CBDC payments। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ टाई अप किया है टू लॉन्च CBDC पेमेंट्स, ठीक है। CBDC आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये, मतलब डिजिटल रुपी की बात है। मतलब जब आप जैसे हम लोग बैंक नोट्स देते थे तो अब वैसे हम लोग डिजिटल रुपी दे सकते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट्स होंगे 50 रुपये, 100 रुपये, जितने डिनोमिनेशंस में नोट्स आते हैं उतने ही डिनोमिनेशन में डिजिटल रुपी भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो चार और आठ बैंक्स को ऑथराइज किया गया था अभी पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 सिटीज़ में, ठीक है। बस इतना सही है सीबीडीसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है साथियों। तो आईडीएफसी ने किसके साथ मिलके पार्टनरशिप की है टू लॉन्च सीबीडीसी पेमेंट्स। तो आपके ऑप्शंस है टोन टैग, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम या ईटी मनी। साथियों पेटीएम से आपको याद होगा कि ये G20 थीम्ड QR बेस्ड कोड निकालें, ठीक है। G20 थीम बेस्ड QR कोड इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो साथियों एक आईडी होती है, एक चीज़ आप कैसे पहचानते हैं किसी चीज़ को, एक आईडी होती है, दूसरी चीज़ होती है टैग, ठीक है। आईडी होती है और टैग होता है, ठीक है। तो आप पहचानेंगे, इसका सही आंसर है टोन टैग, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक एंड टोन टैग पार्टनर टू लॉन्च CBDC पेमेंट्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल रुपी एट मर्चेंट आउटलेट्स, ठीक है। CBDC के लिए किसने किसने पार्टनरशिप की है, सीबीडीसी आप कैसे पहचानेंगे, टैग और आईडी से, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, सीबीडीसी कैसे पहचानेंगे आप, टैग और आईडी से, ठीक है। टैग और आईडी से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सीबीडीसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टैग देख के, ठीक है। टैग देख के आइडेंटिफाई करेंगे ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे साथियों, टैग देख के। टैग देख के क्या करेंगे, आईडी करेंगे किसकी, सीबीडीसी की, ठीक है। तो चाहे पूछे कि टोन टैग ने किसके साथ, किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तब आप बता देंगे टैग देख के किसकी आईडी करनी है, सीबीडीसी की। आईडीएफसी से पूछेगा तो आप बता देंगे आईडी किसकी देखनी है, टैग की देखनी है।
है ना। और दोनों ही पूछेंगे किसके लिए, तो सीबीडीसी पेमेंट्स के लिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च इट्स पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू ऑफर चार्जेस प्रीमियम बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ व्हीकल। तो पे एज यू ड्राइव किसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको ये बताना है। आपकी ऑप्शन है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंडिया इंश्योरेंस, स्टार इंडिया इंश्योरेंस या सेंट्रल इंडिया इंश्योरेंस। तो साथियों इसका सही आंसर है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड इट्स पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू ऑफर चार्जेस प्रीमियम बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ व्हीकल। यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज पे एज यू ड्राइव पे how you drive and mile based auto insurance is a type of vehicle insurance whereby costs are dependent upon type of vehicle used measured against time distance behavior and place। ठीक है, तो आप जो आपका जो व्हीकल है कितना चला है, क्या उसकी रखावट है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, टाइम डिस्टेंस, इस सब पे मेजर पे जो है इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। तो आपको याद रखना है नई स्कीम है, न्यू स्कीम है पे एज यू ड्राइव। ठीक है, न्यू स्कीम है कौन सी, पे एज यू ड्राइव। ठीक है, पे एज यू ड्राइव न्यू स्कीम है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। ठीक है, NIA न्यू इंडिया इंश्योरेंस आप ऐसे लिंक कर देंगे। ठीक है साथियों, नई चीज़ है, न्यू स्कीम है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और ये करंट अफेयर भी इसमें कुछ खास नहीं, बस आपको बताना है पे एज यू ड्राइव किसकी स्कीम है, तो आप बता देंगे कि ये नई स्कीम है, न्यू मतलब न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट। तो क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा फिनटेक प्लेटफॉर्म है। तो आपके ऑप्शन है फ़ोन पे, पेटीएम, ये दो बार पेटीएम हो गया, और जी पे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फ़ोन पे, पेटीएम, जी पे। साथियों इसका सही आंसर है फ़ोन पे आप क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन पे ही आप क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, आप ऐसे याद रखेंगे, फ़ोन पे ही क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स किया जा सकता है। ठीक है, तो फ़ोन पे बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स। ठीक है, मेकिंग इट इंडियाज फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म टू एनेबल क्रॉस बॉर्डर यूनिफाइड पेमेंट interface payments. Indian users of PhonePe can utilize this feature to instantly pay foreign merchants using UPI when they are traveling abroad। ठीक है, देख रहे हैं कितना ज़्यादा फिनटेक प्लेटफॉर्म्स का जलवा है, हर जगह आपकी कोशिशें आपकी चीज़ों को आसान करने में लगी हुई है। ठीक है, तो आप अब जब बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, जब अच्छे ऑफिसर हो जाएंगे, जाएंगे ट्रैवल करने अब्रॉड जाएंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे पेमेंट आप यूपीआई से करेंगे आराम से, तो फ़ोन पे आप आराम से यूपीआई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो लगे रहिए, जल्दी आप भी RBI ऑफिसर या जो भी आप चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं, SBI PO के लिए, क्लर्क के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं आपको वो जल्दी मिलेगी। ठीक है, बस मेहनत करते रहिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है साथियों। ठीक है, शॉर्टकट मेहनत में तो एटलीस्ट नहीं चलता है। आप शॉर्टकट नोट्स बनाने में देख सकते हैं, या चीज़ें रेफ़र करने में, सोर्सेज रेफ़र करने में आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, पर आप पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको मान लीजिए जैसे ये हमको पढ़ाना भी, इसमें शॉर्टकट क्या बताएंगे, ये तो यही है, तय रहेगा, तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी, है ना साथियों। मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर लीजिए। आपको क्या, आपको तो लेट के सोफे पे लेट जाइए आराम से, सोने से पहले 2 घंटे पहले आप ये देख लीजिए, फिर आप एक दिन 15 दिन बाद इसको देख लीजिए, और फिर महीने के एंड में देख लीजिए, बस हो गया, पूरा आपका फाइनेंस और बैंकिंग और फाइनेंस का करेंट अफेयर्स आसानी से तैयार हो गया। ठीक है, चलिए ज़्यादा बोर ना करते हुए आपको हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन पे ही क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लाइव सस्टेनेबल इक्विटी फंड इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च दिस इक्विटी फंड, लाइव सस्टेनेबल इक्विटी फंड। आपके ऑप्शन है बजाज अलायंस, हीरो मोटोकॉर्प, कॉपनी कॉर्प होगा ये, TCS या महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है साथियों, तो लाइव सस्टेनेबल इक्विटी फंड किसने लॉन्च किया आपको ये बताना है, बजाज अलायंस, हीरो मोटोकॉर्प, TCS
या महिंद्रा फाइनेंस। तो साथियों इसका सही आंसर है बजाज अलायंस। ठीक है, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज लाइफ इंश्योरेंस आर्म बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च सस्टेनेबल इक्विटी फंड नेमली बजाज अलायंस लाइफ सस्टेनेबल इक्विटी फंड enabling investors to invest in companies that are socially responsible and have been evaluated on relevant environment, social and governance factors। ठीक है साथियों, तो किसने ये लॉन्च किया लाइफ सस्टेनेबल इक्विटी फंड? बजाज अलायंस ने। कैसे याद रखेंगे? जो बाजा है वो सस्ता है, ठीक है, सस्ता से याद याद रखेंगे सस्टेनेबल फंड। ठीक है, सस्ता से याद रखेंगे सस्टेनेबल फंड, और बाजा से याद रखेंगे बजाज अलायंस। बाजा मतलब, बाजा नहीं पता ना आप लोग को? रेडियो जैसे पहले बाजा बजता था, हम लोग बोलते थे बाजा बज रहा है। बाजा मतलब स्पीकर्स। ठीक है, तो क्या कैसे याद रखेंगे? सस्ता बाजा बज रहा है। ठीक है, सस्ता बाजा, सस्ता बाजा। ठीक है, तो सस्ता बजाज अलायंस। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो ये लाइफ सस्टेनेबल इक्विटी फंड है। इसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि अच्छी है, हाई रैंकिंग है और इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, अभी बात भी चल रही है कि ESG इंडेक्स निकाला जाएगा कंपनीज के लिए। जो भी कंपनीज इन्वायरमेंटली अकाउंटेबल हैं, सस्टेनेबल हैं, इन्वायरमेंटली अवेयर हैं या सोशली अवेयर हैं, ठीक है, उनके लिए इंडेक्स निकाला जाएगा, ताकि लोग अब अवेयर हो रहे हैं और उन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का वो मन बना रहे हैं जिन जो कंपनीज थोड़ी सी सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इन कंपनीज में। ठीक है, तो सस्ता बाजा बजाना है। ठीक है, सस्ता बाजा इक्विटी फंड, सस्ता बाजा इक्विटी फंड जिसने लॉन्च किया है? बजाज अलायंस ने। क्या नाम है उसका? लाइफ सस्टेनेबल इक्विटी फंड। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच इंश्योरेंस हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जूनो जेआई। तो जूनो जेआई कौन सा इंश्योरेंस है जिसने अपने आप, कौन सा इंश्योरेंस है जिसने अपने आप को रीब्रांड किया है जूनो जनरल इंश्योरेंस के नाम से? तो आपको ऑप्शंस हैं स्टार जनरल इंश्योरेंस, ईडलवीज जनरल इंश्योरेंस, सेंट्रल जनरल इंश्योरेंस या मोटर जनरल इंश्योरेंस। साथियों सही आंसर है ईडलवीज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ईडलवीज जनरल इंश्योरेंस। तो ईडलवीज जनरल इंश्योरेंस हैज रीब्रांडेड itself as Juno General Insurance Limited, which is a new age digital insurer with an ambition to reimagine and redefine insurance to make it easy, friendly and transparent। तो बस याद रखिएगा, जूनो जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? ईडलवीज। ठीक है, ईडलवीज। ठीक है, ईडलवीज के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। एक बार देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। द न्यू नेम embodies द कंपनीज पैशन, enthusiasm and singular focus on providing customers with the most convenient and hassle-free experience possible, powered by responsive and intuitive technology। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो जूनो रिब्रांड किसको करके हुआ है? ईडलवीज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये तो कुछ चीज़ बताने वाली नहीं है, तो अब आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड कोलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कोलैंड इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर कोलैंडिंग। ठीक है, तो कोलैंड एक एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन है कोलैंडिंग के लिए। तो आपको बताना है ये किसने लॉन्च किया है। एस्क्रो मैनेजमेंट जानते हैं साथियों? एस्क्रो अकाउंट का मैनेजमेंट। एस्क्रो अकाउंट जानते हैं? मान लीजिए एक रोड बनानी है, ठीक है, एक रोड बनानी है, ये सरकार को रोड बनानी है, ये बिल्डर आ गए, ठीक है, अदानी जी आ गए मान लीजिए, यहाँ पे मोदी सरकार है, ठीक है, अदानी जी आगे मोदी सरकार है, मोदी जी ने बोला अदानी भाई हमको ये सड़क बना के दे दो। तो अदानी भाई कह देंगे ठीक है, सड़क बना के दे देते हैं, 100 रुपये लगेगा। ठीक है, 100 रुपये लगेगा भाई। ठीक है, मोदी जी कहे ठीक है, हम लोग एक एस्क्रो अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट खोलते हैं जो 50 रुपये आपका तब रिलीज़ करेगा जब आधी सड़क बन गई हो, और 50 रुपये तब रिलीज़ करेगा जब पूरी पूरी सड़क बन गई हो। ठीक है, तो इसी को एस्क्रो अकाउंट कहते हैं, जो हैंडल करता है पेमेंट्स, थर्ड पार्टी होके पेमेंट्स हैंडल करता है, उसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। ठीक है, वो ना तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में होता है और ना तो नॉन बेनिफिशियरी के अकाउंट में होता है, वो एक थर्ड अकाउंट में होता है। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट जहाँ पे पैसा पड़ा रहता है और कुछ एक्टिविटीज़ हो जाने के बाद ही पैसा रिलीज़ किया जाता है, उसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो किस कंपनी ने कोलैंड नाम का ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर कोलैंडिंग
लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कैश फ्री पेमेंट्स, एन कैश पेमेंट्स, फ्री पेमेंट्स या इजी पेमेंट्स। साथियों इसका सही आंसर है कैश फ्री पेमेंट्स। ठीक है, तो कैश फ्री पेमेंट, a lending payment and application programming interface banking solutions, has launched CoLend, India's first automated escrow management solution for co-lending. Co-lend was developed in line with digital lending guidelines announced by Reserve Bank of India। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो एस्क्रो है, जो क्रो है, वो कैश फ्री है। कौन कैश फ्री है? क्रो कैश फ्री है। ठीक है, कैश फ्री कौन है? क्रो है। क्रो क्या है? कैश फ्री है। आप ऐसे याद रखेंगे, क्रो से याद रखेंगे एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन कोलैंड। ठीक है, एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन कोलैंड। ठीक है, क्रो से याद रखेंगे एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन कोलैंड। तो क्रो क्या है? कैश फ्री है। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि कैश फ्री ने किस लिए ऑटोमेटेड सिस्टम निकाला है, तो कैश फ्री कौन है? क्रो है। तो एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन है। ठीक है, एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर कोलैंडिंग। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये एस्क्रो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एस्क्रो से रिलेटेड ये ट्वीक समझ में आ गया होगा और बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस अनमोल सुरक्षा कवच। ठीक है, अनमोल सुरक्षा कवच जो है वो किसका इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है आदित्य बिरला सन लाइफ, निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, LIC इंडिया या बजाज अलायंस। ठीक है, तो बजाज अलायंस से हम लोग ने क्या देखा था, बाजा बज रहा है, सस्ता बाजा बज रहा है, मतलब सस्ता से सस्टेनेबिलिटी फंड। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी फंड, तो लाइफ सस्टेनेबिलिटी इक्विटी फंड किसने लॉन्च किया? बजाज अलायंस ने। और आपका सही ऑप्शन यहाँ पे है साथियों आदित्य बिरला सन लाइफ ने। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस अनमोल सुरक्षा कवच इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, टू मीट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन नीड्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, बस इतना याद रखना है। तो ए से आदित्य बिरला और ए से अनमोल। ठीक है, बस आप लोग ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, ए से आदित्य बिरला और ए से अनमोल, बहुत ही इजीली आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। हालांकि चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चन आने के, पर फिर भी हम लोग सारा चीज़ कवर करेंगे ताकि कोई भी गैप ना रहे और प्रिपरेशन 100% हो। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंट अफेयर का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च UPI लाइट फीचर। UPI लाइट फीचर का लॉन्च करने वाला कौन सा पहला पेमेंट बैंक बना है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एक्सेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक। तो साथियों सही आंसर है इसका एयरटेल पेमेंट बैंक। तो सही आंसर नहीं है, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक से हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या लॉन्च किया था, ए के बाद क्या आता है साथियों, बी से बिज खाता फॉर स्मॉल मर्चेंट्स एंड रिटेलर्स। ठीक है, बिज खाता किसने लॉन्च किया था? एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया था। ठीक है साथियों, तो हम लोग जो जो पढ़ते चलेंगे वो रिवाइज भी करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही चले जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन से ही हम लोग के मार्क्स आते हैं, पढ़ने से मार्क्स थोड़े ना आते हैं। पढ़ने से मार्क्स आते हैं, सब एक एक बार पढ़ के पहुंच जाते देने। पर जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली रिवाइज करता है, चीज़ें स्मार्टली रिवाइज करता है, उसके नंबर अच्छे आते हैं, है ना साथियों। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, वो चाहे आप ऐसे करें चाहे कैसे करें, वो आपकी मर्जी है, पर रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम ने और क्या काम किया है, G20 थीम्ड QR कोड निकाला है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन। पेटीएम पेमेंट बैंक बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च UPI लाइट फीचर। ठीक है, UPI लाइट फीचर में क्या होगा, इट अलाउज ट्रांजैक्शंस ऑफ अप टू ₹200 विदाउट यूजिंग UPI पिन। मतलब आप 200 रुपये पे कर सकते हैं बिना UPI पिन यूज़ किए। ठीक है, UPI लाइट इसी को कहेंगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, UPI लाइट इसको हटा दें, नहीं आपको लगेगा इसका आंसर यही है। इसका आंसर है ये पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, और ये लिमिट भी याद रखिएगा, 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग UPI पिन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा और आप बाकी बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है PFRDA हैज रिड्यूस द वेटिंग पीरियड फॉर NPS सब्सक्राइबर्स फॉर प्रोसेसिंग पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट टू T+2 days। फॉर्मरली द टर्न अराउंड टाइम वॉज, तो फॉर इससे पहले टर्न अराउंड टाइम क्या था फॉर प्रोसेसिंग पार्शियल विड्रॉल ऑफ NPS सब्सक्राइबर्स। तो आपके ऑप्शंस हैं T+4, T+3, आप ये कर दीजिएगा T+5 और ये T+6। ठीक है, तो आपको बताना है पहले कितना था और अब रिड्यूस करके T+2 कर दिया गया है। ठीक है, रिड्यूस करके T+2 कर दिया गया है। तो इससे पहले क्या था टाइम, किस बात का टाइम, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑफ NPS सब्सक्राइबर्स। NPS आप लोग जानते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, जो आई थी 2004 में। इसका कुछ परसेंटेज इंसान को मिल जाता है, मतलब इंसान मंथली विड्रॉ करता रहता है, ड्रॉ करता रहता है कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन इसका स्टॉक्स या शेयर्स में, इक्विटी में चला जाता है। ठीक है, 60% उसको इनकम मिलती रहती है पेंशनर को, और 40% उसकी लिंक्ड रहती है इक्विटी से। ठीक है साथियों, इसी लिए लोग मांग कर रहे हैं कि NPS को हटा के पुरानी पेंशन स्कीम में जाया जाए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है साथियों, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी होगा, वो इक्विटी बेस्ड नहीं होगी। उसकी जो पेंशन होगी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, जो पेंशन होगी उसमें ना उसमें इक्विटी बेस्ड पेंशन नहीं होंगी, अभी NPS में है ऐसा प्रोविजन। ठीक है, तो आपको यही टर्न अराउंड टाइम बताना है। तो पहले टर्न अराउंड टाइम था T+4, अब हो गया है T+2। ठीक है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज रिड्यूस द वेटिंग पीरियड फॉर NPS सब्सक्राइबर्स फॉर प्रोसेसिंग पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट टू T+2 days अक्रॉस ऑल सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज CREs। ठीक है, फॉर्मरली the turnaround time for NPS was T+4, that is after 4 days of request। ठीक है साथियों, तो अब T+2 हो गया है, पहले कितना था T+4। ठीक है, T+4। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला करंट अफेयर देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट एंटिटी इन इंडिया टू एनेबल UPI ट्रांजैक्शंस फॉर फॉरेन नेशनल्स। अरे बाप रे, अब फॉरेन नेशनल्स UPI यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली एंटिटी वो कौन सी बनी है जिसने एनेबल किया है UPI ट्रांजैक्शंस फॉर फॉरेन नेशनल्स। तो आपको बताना है फॉरेन नेशनल्स को UPI ट्रांजैक्शंस अलाउ करने वाली पहली कौन सी एंटिटी बनी है इंडिया में। आपके ऑप्शंस है Encash, IBI मनी, eBix कैश या बिज कैश एक्स। साथियों इसका सही आंसर है eBix कैश, eBix कैश। ठीक है, eBix कैश, eBix कैश becomes first entity in India to enable UPI transactions for foreign national। ठीक है, eBix Cash World Money Limited, a subsidiary of US based eBix Inclusive eBix Incorporated become first company in India। ये पहली इंडियन कंपनी नहीं है, पर पहली कंपनी इन इंडिया है टू लॉन्च UPI ट्रांजैक्शंस फॉर फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया। ठीक है, जो भी फॉरेन नेशनल्स होंगे वो इंडिया आएंगे और UPI यूज़ करेंगे, तो कौन एनेबल किया है वो, eBix कैश। ठीक है, eBix कैश, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है eBix कैश। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, eBix कैश। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था वीडियो साथियों, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आएगा और वो छोटा होगा इससे। तो आप लोग पार्ट 1 देखिए, खूब रिवाइज करके अच्छे से याद करिएगा, खूब मेहनत करिएगा साथियों, एग्ज़ाम जल्दी होंगे। बिल्कुल निराश मत होइएगा, मोटिवेशनल लेवल हाई रखिएगा, अंदर से मजबूत रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ, आपकी मेहनत के साथ आपके माँ बाप के सपने जुड़े हैं। तो खूब मेहनत करिएगा, अच्छे रंग से आप अच्छे मार्क्स से आप लोग पास होंगे। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अपने पर भरोसा रखिए और भगवान पर भरोसा रखिएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।